अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमनशा। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात का एक और सनसनीखेज नॉवेल सुनते हैं। इन दिनों मैं ज़िला गुजरानवाला के एक थाने में तैनात था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक बुरी खबर मेरी मुंतज़िर थी। मेरी रिहाइश थाने की इमारत के पिछवाड़े वाक़ सरकारी क्वार्टर में थी और मैंने बड़े वाज़े अल्फाज में अपने थाने के अमले से कह रखा था कि रात के किसी भी हिस्से में कोई भी इमरजेंसी पेश आ जाए तो वो लोग बिला तकल्लुफ़ और बिला दरेग मुझे सोते से उठा सकते हैं। पता नहीं इस मामले में उन्होंने मुझे ज़हमत देने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस की थी। बहरहाल इतला ये थी कि एक करीबी गांव किला दीदार सिंह में कोई बंदा कत्ल हो गया था। मैंने खबरदार जुम्मन शाह को अपने साथ लिया और एक टांगे में बैठकर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम लोग मौजा किला दीदार सिंह के अंदर थे। वो माह अक्टूबर के इख्तितामी अय्याम थे। मौसम सरमा अपने हाथ पांव सीधे कर रहा था। यूं समझें कि गुलाबी जाड़े का समा था और रात अच्छी खासी ठंडी हो जाती थी। कुछ न कुछ ओढ़ कर सोने को दिल चाहता था। कत्ल होने वाले शख्स का नाम लाली मालूम हुआ। लाली का असल नाम कादिर बख्श था, ताहम वो पूरे इलाके में लाली ही के नाम से जाना जाता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी उम्र 18 और 20 साल के दरमियान रही होगी। वो एक खूबरू और दिलकश जवान था का सीगा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि लाली को देखते ही मुझे यकीन हो गया था कि उसका शुमार किसी भी कीमत पर जिंदा इंसानों में नहीं किया जा सकता था। लाली की लाश भैंसों वाले भाड़े में एक कमरे में चरपाई पर रखी थी। इसके सीने और पसलियों में किसी तेजधार आले के मुत्तैद वार करके मौत के घाट उतारा गया था। अगलब इम्कान यही था कि आला कत्ल कोई खंजर या खतरनाक छुरी होगा। इस अलमनाक बेकसी की मौत ने लाली की सारी रानाई और तंदुरुस्ती की ऐसी कम तेजी करके उसकी जवानी को खाक में मिला दिया था। मवेशियों वाला वो बाड़ा जिसके अकलौते कमरे में लाली की लाश पाई गई थी, वो नीची चार दीवारी वाला एक आम सा बाड़ा था जिसके एक कोने में बाड़े का वाहिद कमरा बना हुआ था। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मज़कूरा कमरे का साइज 12 बाय 15 फीट रहा होगा। कमरे के अंदर काश्तकारी से मुतालिक मुख्तलिफ ज़रई आलात भी रखे दिखाई दे रहे थे। एक दीवार के साथ चंद भैंसें अपनी खुरलियों पर बंधी हुई दिखाई दे रही थीं। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल लाली को सोते में कत्ल किया गया था। आला कत्ल की तलाश के लिए मैंने इस कमरे के अलावा बाड़े का भी एक एक हिस्सा देख लिया, लेकिन मुझे इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। इब्तिदाई पूछगछ के बाद पता चला कि मकतूल कादिर बख्श उर्फ लाली का घर इस बाड़े से जुड़ा हुआ था, यानी मज़कूरा बाड़ा घर के पिछवाड़े वाक़ था। जाए वकुआ का नक्शा तैयार करने के बाद मैंने लाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िलाई अस्पताल भिजवा दिया और ख़ुद मकतूल के बाप खुदा बख्श के हमरा उसके घर की तरफ आ गया। मेरे इस्तफसार पर खुदा बख्श ने भर्राई हुई आवाज़ में बताया, थानेदार साहब पिछले कुछ दिनों से इधर किले में डंगरों की चोरी की वारदातों में अच्छा खासा इजाफा हो गया है। इसीलिए लाली रात को बाड़े के अंदर ही सो जाता था। अगर मुझे पता होता कि वो यूं बेमौत मारा जाएगा तो मैं डंगरों को बचाने के लिए इसे कभी भी बाड़े में सोने के लिए न कहता। तो वो तुम्हारे कहने पर बाड़े में सोया करता था? मैंने पूछा। जी सरकार। खुदा बख्श, तुम्हें कब पता चला कि लाली को ये अंधोनाक जानलेवा वाक़या पेश आ चुका है? सुबह फजर के वक्त जी। इसके जवाब पर मैं चौंका। फजर के वक्त? क्या मतलब? मैंने पूछा। आज सुबह तुम बाड़े में क्या करने के लिए गए थे? मैं बाड़े में नहीं गया था थानेदार साहब, वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तो उस वक्त गहरी नींद सो रहा था। फिर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सवाल किया। काजी साहब से, उसने बताया। ये काजी साहब कौन हैं? काजी साहब का नाम काजी कबीर है जनाब, उसने वजाहत करते हुए कहा। इसी इलाके में रहते हैं, बहुत ही नेक और परहेजगार आदमी हैं। हमारे इलाके की मस्जिद में अजान भी काजी साहब ही देते हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला। काजी साहब ने मस्जिद की तरफ जाते हुए मुझे सोते से जगाकर इस वाक़ये के बारे में बताया था। खुदा बख्श की बात आसानी से मुझे हजम न हुई तो मैंने पूछ लिया, काजी कबीर को कैसे पता चला
کہ बाड़े में कमरे के अंदर सोए हुए लाली को किसी ने कत्ल कर दिया है। काजी साहब ने मुझे लाली के कत्ल के बारे में नहीं बताया था। फिर मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। उन्होंने बाड़े के अंदर से किसी छोटे कद के बंदे को निकलते हुए देखा था। खुदा बख्श वजाहत करते हुए बोला, आपने देखा है? मेरे लाली का कद ऊंचा है। काजी साहब इस ठगने आदमी को बाड़े से निकलते देखकर हैरान हुए और उन्होंने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी छलावे की तरह तारीकी में गायब हो गया। बाड़े से आगे खेतों का सिलसिला है जनाब, वो दौड़कर उधर ही गया था। काजी साहब ने समझा शायद वो कोई चोर उचक्का है। वो मुझे इस पुरस्कार बंदे के बारे ही में बताने आए थे। उन्होंने मुझे जगाकर कहा था कि मुझे फौरी तौर पर बाड़े का जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर लेना चाहिए कि अंदर माल मवेशी पूरे हैं या नहीं। तो तुमने काजी कबीर के कहने पर बाड़े का जायजा लिया था? जी थानेदार साहब, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। काजी जी मुझे इस ठिगने बंदे के बारे में बताकर मस्जिद की तरफ चले गए थे और मैंने घर से लालटेन उठाई और बाड़े की सिमत बढ़ गया। मैंने जमीला और बबली को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ये जमीला और बबली कौन हैं? मैंने पूछा। जमीला मेरी बीवी और बबली बेटी है, उसने बताया। बबली का असल नाम आरफा है। बबली लाली से छोटी है। हमारी यही 2 औलादें थीं, लेकिन अब बोलते बोलते उसकी आवाज़ रुंध गई। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद सवाल किया, जब तुम बाड़े में पहुंचे तो क्या बाड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था? नहीं जनाब, खुदा बख्श ने नफी में गर्दन हिलाई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जैसा कि मैंने बताया है, आजकल डंगरों की चोरी बहुत आम हो गई है, इसलिए मैंने लाली को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि रात को सोने से पहले वो दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया करे। अगर बाड़े का दरवाज़ा अंदर से बंद था तो फिर तुम अंदर कैसे पहुंचे? जनाब, पहले तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर ज़ोर से लाली को आवाज़ दी। वो वजाहत करते हुए बोला, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस सूरत हाल ने मुझे परेशान कर दिया। इसी लम्हे मस्जिद में फजर की अजान होने लगी तो मेरे जहन में एक नई बात आई। कौन सी नई बात? वो ज़रा देर को रुका तो मैंने पूछा। दीवार कूदकर अंदर जाने का ख्याल, उसने जवाब दिया। आपने देखा है कि बाड़े की 4 दीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं। मैंने लालटेन को 3 फीट ऊंची जलती हुई दीवार पर रखा और छड़ापी मारकर दीवार के ऊपर चढ़ गया। अगले ही लम्हे में बाड़े के अंदर कूद गया। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, सबसे पहले मैंने दीवार के ऊपर से लालटेन उठाई, फिर दरवाजे की कुंडी खोल दी। इसके बाद मैं लालटेन थामे वाले कमरे की जानिब बढ़ा। जब मुझे इस बात पर हैरत थी कि मैंने इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था, लेकिन लाली इसके बावजूद भी सोया रहा था। रास्ते में एक दीवार के साथ माल मवेशी भी बंधे हुए थे। इनकी तादाद भी पूरी थी, जिसका मतलब यही था कि काजी साहब ने जिस ठिंगने बंदे को बाड़े से निकलकर खेतों की तरफ जाते देखा वो कोई डंगर चोर नहीं था। 1 मिनट खुदा बख्श, मैंने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, अभी तुमने बताया है कि बाड़े का दरवाज़ा अंदर से बंद था, फिर काजी कबीर ने इस ठिगने बंदे को बाड़े में से निकलते हुए कैसे देख लिया था? ये तो मैंने इनसे नहीं पूछा। थानेदार साहब बोल झंझदा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। ठीक है, तुमने नहीं पूछा तो मैं पूछ लूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, हाँ तो तुम बता रहे थे कि माल मवेशियों को पूरा पाकर तुम मुतमईन हो गए और लालटेन थामे लाली वाले कमरे की तरफ गए थे? जी, वो दुख भरे लहजे में बोला। कमरे में पहुंचकर मुझ पर एक कयामत सी टूट पड़ी थी। लालटेन की रोशनी में मैंने लाली की खून खून लाश देखी तो मेरा दिमाग घूमने लगा। मेरे जवान जहान लाली को किसी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। उसने गुलूगीर आवाज़ में अपनी बात मुकम्मल की, फिर आंखों में उतरने वाले आंसुओं को पोंछने लगा। मैंने लाली की लाश का बखौर जायजा लिया था और मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दुश्वारी महसूस नहीं हुई थी कि इस बदनसीब को सोते में मौत के घाट उतारा गया था। अगर हालत बेदारी में उस पर कातलाना हमला हुआ होता तो वो यकीनन अपने बचाव के लिए मज़ाहमत पेश करता, और अगर बिलफर्ज मुहाल कातिल उसे ज़ेर करने में कामयाब हो भी जाता तो फिर इस खूनी वारदात के नतीजे में जाए वक़ुआ पर एक ख़ास नौइयत की अफरा तफरी दिखाई देना चाहिए थी, जो मुझे नज़र नहीं आई थी। खुदा बख्श ने अपने माल मवेशी को बाड़े में पूरा और सही सलामत पाया था। इस बात से यह भी साबित हुआ कि लाली का कातिल हरगिज़ कोई डंगर चोर नहीं था। खुदा बख्श आंसू साफ कर चुका तो मैंने पूछा, लाली की किसी से दुश्मनी वगैरह भी थी? ना जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई।
लाली अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था जनाब। आज तक किसी से उसका मामूली सा झगड़ा भी नहीं हुआ था। खुदा बख्श, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मुझे लाली की अंधोनाक मौत का गहरा दुख है। मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, अलबत्ता ये मेरा तुमसे वादा है कि लाली के कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके करारे वाकई सजा दिलवाऊंगा। लेकिन मैंने सांस संभार करने के लिए जरा तवक्कुफ किया तो उसने पूछा, लेकिन क्या? लेकिन ये कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारे भरपूर ताउन की जरूरत होगी। मैं क्यों नहीं ताउन करूंगा जनाब? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मेरा जवान बेटा कत्ल हुआ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उसके कातिल को इबरतनाक सज़ा मिले। तो फिर तुम्हें बताना होगा कि लाली से किसकी अदावत थी। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, यह काम किसी दोस्त का तो हो नहीं सकता। वो मुझे बड़ी मुश्किल में नजर आया। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने बेबसी से कहा, थानेदार साहब, आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मगर ये हकीकत है कि मैं लाली के कातिल के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है। मैंने उसे परेशान करना मुनासिब न समझा और दोस्ताना अंदाज में कहा, क्या तुम लोगों ने लाली की शादी कर दी थी? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। शादी का प्रोग्राम अगले साल था, अभी सिर्फ हमने उसकी मंगनी कर रखी थी। मैंने एक खास जाविये से सवाल किया, क्या लाली की मंगेतर का ताल्लुक भी किला दीदार सिंह ही से है? नहीं जनाब, वो महल्ला गोंदा लाला वाला में रहती है, उसने जवाब दिया। महल्ला गोंदा लाला वाला भी इसी जिला गुजरानवाला ही में था। मैंने पूछा, क्या लाली की मंगेतर को इस वाक़े की इतला दे दी गई है? नहीं सरकार, अभी इन लोगों को नहीं बताया गया। मैं खुदा वक्त से सवाल जवाब कर ही रहा था कि इसकी बीवी और मकतूल की माँ जमीला बीबी अपने बेटे की अलमनाक मौत का मातम करते हुए बैठक में दाखिल हो गई। जवान बेटे की मौत ने जमीला की ज़हनी कैफियत पर बहुत बुरा असर डाला था। वो हाथ उठा उठाकर और झोली फैला फैलाकर लाली के कातिल को बद्दुआएं दे रही थी। मैंने इसके जख्मी दिल पर तसल्ली और दिलासे का फाया रखा तो थोड़ी देर के बाद वो कदरे नॉर्मल हो गई। मैंने जमीला बीवी से भी घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए, मगर मुझे अपने मकसद में खातिर खा कामयाबी हासिल न हो सकी। मैंने अभी तक बाड़े के अंदर जो भी तफ्तीश की थी वो चूँकि बेनतीजा रही थी, इसलिए मैं अपनी कारकर्दगी से कतई गैर मुतमईन था। लिहाजा मैंने बाड़े का एक और राउंड लगाने का फैसला किया और अपने सामने बैठे खुदा बख्श की जानिब देखते हुए कहा, खुदा बख्श, तुम्हें फौरी तौर पर 2 काम करने हैं। जी हुक्म करें। वो सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगा। नंबर 1, किसी को भेजकर काजी कबीर को बाड़े में बुला लो। मैंने कहा, मैं इससे पूछगछ करना चाहता हूँ। बाड़े में क्यों जनाब? इसलिए कि मैं यहाँ से उठने के बाद सीधा बाड़े में जाऊँगा। मैंने बताया, अभी वहाँ तफ्तीश का कुछ काम बाकी है। और नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, फौरी तौर पर एक बंदे को महल्ला गोंदा लाला वाला रवाना कर दो, ताकि लाली की मंगेतर और उसके घर वालों को खबर हो जाए कि यहाँ कौन सी कयामत टूट चुकी है। जी बहुत अच्छा, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं खुदा बख्श के घर से उठा और बाड़े की जानिब बढ़ गया। हवलदार जुम्मन शाह को मैंने लाली की लाश के साथ सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया था, लिहाजा मुझे अकेले ही सब कुछ करना था। मैंने पूरी तवज्जो से बाड़े के अंदरूनी और बैरूनी माहौल का जायजा लिया और बिलाखिर एक सुराख मेरे हाथ लग गया। वो गुरगाबी टाइप का चमड़े का एक बंद जूता था, रंग स्याह और नंबर लगभग 6। इस नंबर का जूता उमूमन 10 से 12 साल की उम्र के लड़कों के लिए मौजूद रहता है। मैंने अभी जिस जूते का जिक्र किया है, यह मुकम्मल जूते की जोड़ी नहीं थी, बल्कि महज मज़कूरा जूते का दायां पाँव था। यह अकेला पाँव मुझे बाड़े की अंदरूनी जानिब जुनूबी दीवार के साथ पड़ा मिला था। मैंने इस चमड़े के जूते के पाँव को उठा लिया और बगौर उसका जायजा लेने लगा। इतनी देर में मकतूल लाली का बाप खुदा बख्श भी मेरे पास आ गया और इतला देने वाले अंदाज में बताने लगा, थानेदार साहब, मैंने एक बंदा काजी साहब की तरफ भेज दिया है। वो काजी साहब को यहाँ आने का कहकर सीधा महला गोंदला वाला जाएगा और लाली की मंगेतर खालदा को इस सानिया के बारे में बताएगा। फिर इसकी नज़र मेरे हाथों पर पड़ी तो वो चौंक उठा। यह आपने किसका जूता पकड़ा हुआ है? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था खुदा बख्श। मैं क्या बताऊं जी? वो उलझनज़दा नज़र से कभी मुझे और कभी इस जूते के पाँव को तकने लगा। मुझे तो ये किसी 10-12 साल के लड़के का जूता लगता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है खुदा बख्श, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा।
ये जूते का पाँव मुझे तुम्हारे बाड़े की जुनूबी दीवार के पास पड़ा हुआ मिला है, इसलिए तुम ही बताओगे कि ये किसका जूता हो सकता है। क्या वाकई आपको ये जूता बाड़े के अंदर से मिला है? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। तो क्या मैं तुमसे गलत बयानी कर रहा हूँ? खुदा बख्श, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। जूते का ये पाँव तुम्हारे बाड़े के अंदर जुनूबी दीवार के साथ पड़ा हुआ था। आप गलत बयानी नहीं कर रहे होंगे सरकार, वो जल्दी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। दरअसल मेरे घर में इस उम्र का कोई लड़का नहीं है, इसलिए मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मगर ने अचानक जुमला अधूरा छोड़ा तो मैं पूछे बिना न रह सका। मगर क्या खुदा बख्श? वो काजी साहब ने बताया था कि उन्होंने, वो ठहर ठहर कर वजाहत करते हुए बोला कि उन्होंने किसी छोटे कद के आदमी को बाड़े से निकलकर खेतों की तरफ जाते देखा था। हो सकता है कि ये जूता उसी का हो। हाँ, ये हो सकता है, मैंने ताइदी अंदाज में गर्दन हिला दी। फिर पूछा, क्या यहाँ बाड़े में बच्चों और लड़कों वगैरह का भी आना जाना लगा रहता है? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो मेरी बात की तह में उतरते हुए बोला। ये बाड़ा है, कोई खेल कूद का मैदान नहीं। ठीक है, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, मैं खुद पता लगा लेता हूँ कि ये जूता किस लड़के का है। तुम किला दीदार सिंह से ताल्लुक़ रखने वाले 3-4 बच्चों को मेरे पास ले आओ। वो ऐसे बच्चे होना चाहिए जिनकी उम्र 10 और 15 साल के दरमियान हो। अच्छा जी, मैं अभी बच्चों को बुलाता हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बात ख़त्म करते ही वो बाड़े से बाहर निकल गया। मैं खोजी नज़र से एक बार फिर मज़कूरा जूते के दाएं पाँव का जायज़ा लेने लगा। वो जूता ना तो नया निकोर था और न ही इसे घिसा पिटा कहा जा सकता था। वो कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का इस्तेमाल शुदा था। मैं जूते के मुआयने में मसरूफ़ ही था कि खुदा बख्श निस्फ दर्जन से ज़्यादा बच्चों को घेर कर बाड़े में ले आया। इनमें हर उम्र और कद काट के बच्चे शामिल थे। मैंने वो जूता सबको दिखाने के बाद पूछा, तुम में से ये जूता किसका है? मुझे उम्मीद थी कि इनमें से कोई ना कोई लड़का इस जूते को ज़रूर पहचान लेगा, मगर इस वक्त मुझे सख्त मायूसी हुई जब इन लड़कों ने इस जूते की शनाख्त से इनकार कर दिया। वो जूते का दायां पाँव ना तो इनमें से किसी का था और ना ही वो इसके बारे में कुछ जानते थे। इस गांव में कितने मोची हैं? मैंने खुदाबख्श से सवाल किया। हमारे छोटे से गांव में सिर्फ एक ही मोची है सरकार, खुदाबख्श ने जवाब दिया। फजलदीन नाम है उसका। ये जिस ज़माने का वाक़या है, उस वक्त किला दीदार सिंह एक छोटा सा गांव ही हुआ करता था। आजकल तो यह अच्छा खासा फैल कर एक कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैंने खुदाबख्श की आंखों में देखते हुए तहकमाना अंदाज में कहा, फजलदीन को यहाँ बुला लो। खुदाबख्श ने एक समझदार लड़के को फजलदीन मोची की तरफ रवाना कर दिया। थोड़ी ही देर में काजी कबीर बाड़े में पहुंच गया। काजी कबीर की उम्र 40 और 50 के दरमियान रही होगी। वो एक फरबा बारिश शख्स था। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इससे कहा, काजी जी, मुझे पता चला है कि आज सुबह आपने किसी पस्ता कामत बंदे को बाड़े से निकलकर खेतों की तरफ जाते देखा था। ये तो आपको पता चल गया होगा कि खुदाबख्श के बेटे को किसी ने बड़ी बेदर्दी से पिछली रात कत्ल कर दिया है। जी थानेदार साहब, वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे बहुत ही दुख है इस वाक़ये का। आपने लगभग कितने बजे इस बंदे को देखा था? वक्त का तो मुझे सही अंदाज़ा नहीं जनाब, उसने बताया। बस ये समझ लें कि मैं फजर की अजान देने मस्जिद की तरफ जा रहा था। इसका मतलब है कि इस वक्त अभी अंधेरा ही था। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। फिर तो आप इस बंदे की शक्ल नहीं देख पाए होंगे। अगर अंधेरा ना भी होता तो शायद मैं इसकी शक्ल ना देख सकता, वो गहरी संजीदगी से बोला, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर ढाटा लगा रखा था। ओह, मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। इस दौरान में किला दीदार सिंह के और लोग भी बाड़े में जमा हो चुके थे। खुदाबख्श ने अपने घर से 1-2 चारपाइयाँ लाकर बाड़े में बिछा दी थीं। वैसे भी ये इंसानी नफ्सियात है कि जिस इलाके में पुलिस आए, लोग सुनगुन लेने के लिए वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पर तो एक जवान जहान आदमी कत्ल हो गया था। लोगों का इस जानिब मुतवज्जा होना ऐन फितरी अमर था। काजी साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, आपने इस ढाटे वाले ठिगने बंदे को रोकने की कोशिश नहीं की थी? मुझे देखकर वो इतनी तेज़ी से भागा था कि मैं अगर चाहता भी तो इसका पीछा नहीं कर सकता था। मुझ में इतनी फुर्ती नहीं है, वो अपने डील डोल पर एक खिफ़्फ़त आमेज़ निगाह डालते हुए बोला। वैसे मैंने इसे आवाज़ देकर रोकने को कहा था, मगर वो रुका नहीं। गोली की रफ्तार से वो खेतों की तरफ चला गया था। क्या वो नंगे पाँव था?
मैंने अचानक पूछ लिया। पता नहीं जनाब, वो अजीब से अंदाज में मुझे तकने लगा। आपने इसे बाड़े के अंदर से निकलकर बाहर आते देखा था या वो बाड़े की दीवार फलांग कर बाहर आया था? मैंने काजी कबीर की आंखों में देखते हुए पूछा। खुदा बख्श ने मुझे बताया है कि जब वो आपकी इतला पर बाड़े की जानिब गया तो बाड़े का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जी, बस मैंने इस छलावे को बाड़े की दीवार के पास से भागकर खेतों की तरफ जाते देखा था। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला। अगर बाड़े का दरवाज़ा वाकई बंद था तो फिर वो दीवार कूदकर ही बाहर निकला होगा, और ये भी हो सकता है कि वो पुरस्कार बंदा बाड़े से निकला ही ना हो। मैंने एक मजबूत इम्कान की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह भी मुमकिन है कि वो बाड़े के पास किसी बुरी नीयत से चकरा रहा हो और आपको देखकर वहां से फरार हो गया हो। आपने उसे अपनी आंखों से तो बाड़े से निकलते हुए नहीं देखा ना? जी हाँ, ये भी हो सकता है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे जितना इल्म था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं जनाब। जी हाँ, ये भी हो सकता है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मुझे जितना इल्म था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं जनाब। मैंने मज़ीद 2-4 सवालात के बाद काजी कबीर को फारिग कर दिया। फिर वहाँ पर मौजूद दीगर अफराद को जूते का वो पाँव दिखाया जो मुझे बाड़े के अंदरूनी हिस्से में जुनूबी दीवार के साथ पड़ा मिला था। सब ने बारी बारी गौर से जूते को देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए इससे अपनी नावाकफियत का ऐलान कर दिया। मैं मज़ीद तफ्तीश के लिए बाड़े से बाहर निकल आया। काजी कबीर, खुदा बख्श के अलावा दूसरे लोग भी मेरी तकलीद में बाहर आ गए। मैंने काजी कबीर से पूछा, काजी साहब, आपने किस मकाम से इस बंदे को भागकर खेतों की जानिब जाते देखा था? वो बाड़े की एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा। जनाब, जब मेरी इस बंदे पर नज़र पड़ी तो वो वहाँ दिखाई दिया था और मुझे देखते ही वो तेज़ी से खेतों की जानिब रेस हो गया था। काजी कबीर ने इस छलावे के देखने के हवाले से जिस जगह की निशानदही की थी वो मकाम बाड़े की जुनूबी दीवार के नहायत ही करीब था और दीवार की दूसरी जानिब बाड़े के अंदर इसी सिमत से मुझे जूते का वो पाँव मिला था जो इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ था। इन हालात और वाक़यात की रोशनी में कहा जा सकता था कि वो बंदा दीवार फलांग कर बाड़े से बाहर आया होगा और इसी दौरान में उसके दाएं पाँव का जूता बाड़े के अंदर गिर गया होगा। ये होगा एक दिलचस्प सवाल को जन्म देता था कि जब वो बंदा बाड़े का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल सकता था तो फिर किन हंगामी हालात में ने उसे दीवार फलांगने पर मजबूर किया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि वो ठाटा लगाकर बाड़े के अंदर क्या कर रहा था? अगर वो कोई मवेशी चोर था तो फिर खुदा बख्श के मवेशी बाड़े के अंदर सही सलामत क्यों मौजूद थे? कुछ भी था, लेकिन मेरी निगाह में वो डाटापोश बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था। अगर वो मेरे हत्थे चढ़ जाता तो लाली के कत्ल का मुअम्मा आसानी से हल किया जा सकता था। मैं इस पुरस्कार डाटापोश की तलाश में खेतों की सिमत कदम उठाने लगा। मज़कूरा खेत बाड़े की जुनूबी सिमत में तहत देने का फैले हुए थे। दरअसल वो बाड़ा किला दीदार सिंह के आखिरी किनारे पर वाक़ था। इससे चंद गज आगे सरसब्ज खेतों का एक लामतनाही सिलसिला था। काजी कबीर ने ठीक ने डाटापोश को उसी तरफ भागकर जाते देखा था। चंद मिनट में मैं खेतों तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। फितरी तजस्सुस मुझे खेतों के अंदर ले गया। खेतों में चावल की तैयार फसल खड़ी थी। मेरी उकाबी निगाह ने जल्दी वो मकाम तलाश कर लिया जहाँ फसल के साथ कुछ अफरा तफरी नजर आ रही थी। लगता था कि किसी बदमस्त हाथी ने खेतों के इस हिस्से को बुरी तरह रौंद डाला हो। यकीनन वो डाटापोश इसी जानिब से खेतों में दाखिल हुआ होगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे जूते का दूसरा पाँव भी मिल गया। ये एक जुज़वी कामयाबी थी और इस अमर का सबूत भी कि खुदा बख्श के बाड़े से दीवार फलांग कर फरार होने वाला बंदा इसी सिमत से खेतों में दाखिल होकर कहीं आगे निकल गया था। मैंने इस बंदे की तलाश को फौरी और आसान बनाने के लिए खोजी नूर मोहम्मद को फिलफौर जाए वकुआ पर बुला लिया। नूर मोहम्मद एक तजुर्बेकार और काबिल भरोसा खोजी था। ये काम वो मेरी बनिस्बत ज़्यादा अच्छे अंदाज में कर सकता था। मैं पहले भी 2-3 केसेस में नूर मोहम्मद की मदद हासिल कर चुका था और उसने मुझे कभी मायूस नहीं किया था। चूँकि नामालूम पुरस्कार डाटापोश के पाँव के दोनों जूते मिल चुके थे, लिहाजा मुझे उम्मीद थी कि खोजी नूर मोहम्मद को इस बंदे का खुरा तलाश करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हो सकता। मैं खेतों से निकलकर दोबारा बाड़े में आ गया। अगरचे आसमान पर सूरज मौजूद था
मगर अक्टूबर के आखिरी अय्याम में धूप अपनी तपिश खो बैठी थी और खुले आसमान के नीचे नक्लो हरकत खासी खुशगवार महसूस हो रही थी। मैंने बाड़े के अंदर और बाहर खेतों में भी आला कत्ल को तलाश करने की भरपूर कोशिश की थी, ताहम इस सही में मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। किसी भी कत्ल के केस में आला कत्ल की बड़ी अहमियत होती है। अगरचे इस ज़माने में फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने का रिवाज नहीं था और न ही अदालतें फिंगरप्रिंट्स और इन चीज़ों को अहमियत देती थीं, ताहम आला कत्ल की बाजियाबी फिर भी तफ्तीशी उमूर में बहुत ही मुफीद और मुआविन साबित होती थी। लेकिन अफसोस कि छुरी या खंजर जिसकी मदद से कादिर बख्श उर्फ लाली को मौत के घाट उतारा गया था, वो अभी तक मेरे हत्थे नहीं चढ़ सका था और इसके साथ ही अभी तक केस का एक और पहलू भी तिश्ना था। मैं लाली के कत्ल के मुहर्रिक तक रसाई हासिल नहीं कर सका था। खुदा बख्श का दावा था कि लाली की किसी से कोई अदावत या दुश्मनी वगैरह नहीं थी और ये बात हजम होने वाली नहीं थी। मुझे सबब का भी सुराग लगाना था जो लाली की जिंदगी का चिराग गुल करने का मौजिब बना था। थोड़ी देर बाद फजलदीन मोची बाड़े में पहुंच गया। उसने मुझे नहायत ही अदब से सलाम किया और आजिज़ाना अंदाज में बोला, माई बाप, मुझसे क्या खता हो गई। फजलदीन की उम्र 55 और 60 के दरमियान रही होगी। वो सांवली रंगत का एक दुबला पतला इंसान था। फजलदीन और फजलू चाचा की कमर कदरे झुकी हुई थी। मैंने बगौर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खता भी बता दूंगा चाचा, पहले तुमसे काम की बात होगी। काम की बात? उसकी आंखें चमक उठीं। आप मुझसे अपने लिए कोई चप्पल या जूता बनवाना चाहते हैं? ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात होगी। आप हुक्म करें सरकार, मैं अभी आपके पाँव का नाप ले लेता हूँ। वैसे तो मैं पहली नज़र ही में जान गया हूँ कि आपको 8 नंबर का जूता बहुत मुनासिब फिट आएगा, फिर भी साइज़ लेना ज़रूरी है। बात ख़त्म करते ही वो मेरी जानिब बढ़ा। मैंने हाथ के इशारे से सिर बना करते हुए कहा, 1 मिनट फजलू चाचा। वो एकदम रुक गया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। फजलदीन उर्फ फजलू एक बातूनी और झक्की आदमी साबित हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, चाचा, तुम हर वक्त जूता बनाने के बारे में ही सोचते रहते हो क्या, या इसके अलावा तुम्हारे जहन में कोई और ख्याल भी आता है? जनाब, मैं ज़ात का मोची हूँ और पता नहीं कितनी पीढ़ियों से मेरा ख़ानदान यही काम करता चला आ रहा है। वो ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए बोला, चमड़े से हमारा पुराना साथ है और जूते बनाना हमारा रोज़गार है, यही हमारी रोज़ी रोटी है। तुम्हारे अलावा किला दीदार सिंह में और कितने मोची जूता बनाने का काम कर रहे हैं? मैंने अपने इत्मीनान की खातिर पूछ लिया। कोई नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, सिर्फ एक मैं हूँ। मेरे बेटे भी इस काम में हाथ बटाते हैं। किला दीदार सिंह में रहने वालों के पाँव में आपको मेरे ही तैयार किए हुए जूते नजर आएंगे। तुम सिर्फ जूते ही तैयार करते हो या इनकी पहचान भी है तुम्हें? मैं कुछ समझा नहीं सरकार। वो मुतामिलाना अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने हाथ के बने हुए जूतों को देखकर पहचान सकते हो? क्यों नहीं जनाब, वो फ़ख्र से बोला, मुझे अपने हाथ से बने हुए जूतों के एक एक तरूपे की पहचान है और मैं इन्हें एक नज़र देखकर ही पहचान सकता हूँ। लम्हाती तवक्को करके उसने गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, ये तो ऐसी ही बात है जनाब जैसे कोई किसी माँ से पूछे कि क्या तुम अपनी औलाद को पहचान सकती हो। औलाद और जूतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई माँ 20-25 साल में 2-4 या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 बच्चे पैदा कर लेगी, लेकिन इसी अरसे में कोई मोची 10-20 हज़ार जूते भी तैयार कर सकता है, जिन्हें याद रखना यकीनन एक नामुमकिन सी बात है। लेकिन मैंने फजलू चाचा से किसी किस्म की बहस मुनासिब न जानी और गहरी संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हें यह भी याद रह जाता है कि तुमने कौन सा जूता किस बंदे के लिए तैयार किया था? मैं ये बात दावे से तो नहीं कह सकता सरकार, लेकिन अगर वो जूता पिछले 6-8 माह में तैयार हुआ हो तो मैं बड़ी आसानी से आपको बता सकता हूँ कि इस शख्स का नाम क्या है जिसने मुझसे वो जूता बनवाया हो। बस इतना ही काफ़ी है, मैंने सरसरी लहजे में कहा। अभी तुम्हारी याददाश्त का इम्तहान हो जाता है। मैंने नामालूम ठिगने ढाटा पोश के मुतवक्के जूते एक थैले में डाल रखे थे। मज़कूरा जूते मैंने थैले में से निकाल कर फजलू मोची के हवाले कर दिए और कहा, इन जूतों का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद अपनी आलिमाना राय दो।
फजलू मोची पूरे 2 मिनट तक इन जूतों को घुमा फिरा कर देखता रहा। फिर नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं सरकार, ये जूते मेरे हाथ के नहीं। मैंने एक एक जोड़ को देखकर अच्छी तरह तसल्ली कर ली है। ये किसी 10-12 साल के लड़के के लगते हैं। किसके हैं ये जूते? बात खत्म करके उसने सवालिया नजर से मुझे देखा तो मैंने कहा, ये इस शख्स के जूते हैं जो मुमकिन तौर पर लाली का कातिल हो सकता है। वो कोई बच्चा नहीं बल्कि पूरा आदमी है, बस कद काट और जुस्से में मार खा गया है। एक जूता मुझे बाड़े के अंदर से और दूसरा उधर खेतों में से मिला है। और काजी कबीर ने आज अलग सुबह एक ठिगने बंदे को बाड़े की जानिब से भागकर खेतों की तरफ जाते देखा था। एक अंदाजे के मुताबिक वही ठिगना शख्स कादिर बख्श और फलाली का कातिल है। तुमसे इन जूतों की शनाख्त इसी सिलसिले में कराई जा रही है, लेकिन तुम तो इन जूतों को पहचानने से साफ इनकारी हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर बदस्तूर फजलू की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। क्या तुम अपने तजुर्बे की रोशनी में ये बता सकते हो कि ये जूते किस मोची ने बनाए होंगे? जनाब, पूरे गुजरानवाला जिले में 10,000 मोची होंगे, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। इस सिलसिले में मेरा तजुर्बा आपकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैं नहीं बता सकता कि ये जूते किस मोची के हाथों ने तैयार किए हैं। तुमने तैयार नहीं किए, इसका यही मतलब है कि इस ठिगने डाटा पोस्ट का ताल्लुक दीदार सिंह से नहीं हो सकता। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मुझे अपनी तफ्तीश का दायरा किला दीदार सिंह से बाहर दूर तक वसी करना होगा। इधर मेरी बात खत्म हुई, उधर पता चला कि खोजी बाबा नूर मोहम्मद वहां पहुंच गया है। मैंने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। नूर मोहम्मद निहायती तजुर्बेकार और समझदार खोजी था। मैंने निहायती मुख्तसर अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, मलिक साहब, अगर आपका हुक्म हो तो बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह अगर किसी नेक काम की हो तो इसके लिए हुक्म की ज़रूरत नहीं होती नूर मोहम्मद। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, आप कातिल का खुरा निकालने के लिए 100 बार बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने काम को वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ कत्ल की वारदात हुई है। वो गहरी संजीदगी से बोला, ठिंगने ढाटा पोश और 6 नंबर के जूते को मैं बाद में देख लूँगा। वैसे ये जूते तो आप मेरे हवाले कर दें। मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। नूर मोहम्मद खोजी ने पाड़े के एक कोने में तामीर शुदा अकलौते कमरे से अपने काम का आगाज़ किया और इस आगाज़ से पहले उसने मुझसे कहा था, मलिक साहब, काम तो आपने शुरू करा दिया है, लेकिन आपको ये तो पता होगा। हाँ, अच्छी तरह पता है। मैंने खोजी की बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, इस स्पेशल काम के लिए तुम्हें कोई इनाम शनाम भी चाहिए होगा। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, आप बड़े समझदार और ज़हीन पुलिस ऑफिसर हैं। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं तुम्हें इनाम वगैरह तो ज़रूर दूंगा, मगर इस वक्त जब तुम मुझे कोई खुशखबरी सुनाओगे, ऐसी खुशखबरी जो मुझे लाली के कातिल तक पहुंचा दे। जी ज़रूर ज़रूर। उसने बड़े तवाना अंदाज में सर को असबाती जुम्बिश दी और अपने काम में जुट गया। एक मुहावरा बहुत आम है कि तजुर्बा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, यह तजुर्बा बोलता है। मैं इस मुहावरे की रूह से इत्तफाक करता हूँ क्योंकि मैंने इसे बारहा दुरुस्त पाया है। नूर मोहम्मद के काम का तजुर्बा भी मुझे नज़र आ रहा था। उसने बड़ी महारत और टेक्निक के साथ जूते का इस्तेमाल करते हुए आधे घंटे के अंदर बाड़े वाले कमरे से खेतों तक का सफ़र तय किया और अपनी इस माहिराना कारकर्दगी के नतीजे में उसने एक फतवा सादिर कर दिया था। मलिक साहब, वो मुझसे मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से बोला, मैंने 2 खुरे तलाश कर लिए हैं। 2 खुरे? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जी हाँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, दोनों खुरे बाड़े के अंदर से शुरू होकर बाहर आए हैं, लेकिन दोनों में एक ख़ास फ़र्क भी पाया जाता है। कैसा फ़र्क? मैंने दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा। एक खुरा तो इसी ठिगने बंदे के पाँव का है जिसका जूता आपने मुझे दिया है, वो वजाहत करते हुए बोला। ये बंदा मकतूल वाले कमरे तक गया था, मगर कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ और वापस पलट गया। बाड़े की जुनूबी दीवार तक उसके दोनों पाँव का खुरा बड़ा वाज़ेह मिलता है। दीवार फलांगने के बाद जब ये बंदा बाहर पहुंचा तो इसके खुरे में भी तब्दीली आ गई। अब यहाँ से खेतों तक एक पाँव का जूते के साथ और दूसरा पाँव का बगैर जूते के खुरा मिलता है। इसके दाएं पाँव का जूता दीवार फलांगते हुए बाड़े के अंदर गिर गया था। वो सांस लेने के लिए रुका तो मैंने कहा, जाहिर है इसके बाद वो एक जूते के साथ ही भागा होगा।
اس کا दूसरा जूता मुझे खेतों के अंदर से मिला है। अब तो मुझे ये बताओ कि वो ठिंगना बंदा खेतों से निकलकर किस तरफ गया है। सरेदस्त मैंने जहां तक इसके खुरे पर काम किया है, इसके मुताबिक वो किला दीदार सिंह से निकलकर गखड़ मंडी की जानिब बढ़ता महसूस होता है, लेकिन किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुझे इसका यानी इसके खुरे का बाकायदा ताकुब करना पड़ेगा। तुम्हें ताकुब करने से किसने रोका है? मैंने इस्तरारी अंदाज में कहा। लेकिन खुरे के पीछे जाने से पहले ये जरूर बता दो कि दूसरा खुरा क्या कहता है। दूसरा खुरा? उसने गहरी सांस खारिज की और ठहरे हुए लहजे में बताने लगा। दूसरा खुरा मकतूल वाले कमरे के अंदर से निकलता है और बाड़े की मशरक की दीवार फलांकर बाहर आ जाता है। इस बंदे ने पाँव में जूते पहने हुए हैं। वो मशरक की सिमत में सफर करते हुए टहली के इस दरख्त की तरफ जाता है। यहाँ तक बताने के बाद खोजी नूर मोहम्मद ने टहली के एक दरख्त की जानिब इशारा किया। मज़कूरा दरख्त खेतों के पहलू में इस्तादा था। मैंने पूछा, और टहली के दरख्त से आगे की क्या सूरत हाल है? टहली के दरख्त के नीचे वो खुरा गायब हो जाता है, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला। क्या मतलब नूर मोहम्मद? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये जनाब, कि वो वजाहत करते हुए बोला, इसके बाद इस बंदे के पाँव का खुरा नहीं मिलता। अलबत्ता। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता टहली वाले दरख्त के नीचे से किसी घोड़े का बड़ा वाज़े खुरा मुझे मिला है। लगता है वो बंदा घोड़े पर सवार होकर कहीं निकल गया है। कहाँ निकल गया है नूर मोहम्मद? मैंने पूछा। मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ मलिक साहब, वो पुरएतमाद अंदाज में बोला। आप मुझे शाम तक का वक्त दे दें, मैं अपनी माहिराना तहकीक से दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा। ठीक है नूर मोहम्मद, मैं तुम्हें कल दोपहर तक का वक्त देता हूँ, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। 24 घंटे में तुम अपने तजुर्बे के सारे घोड़े दौड़ा डालो, लेकिन कल दोपहर तक मुझे इन दोनों बंदों के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहिए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब, वो मायना खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। ठीक है, तुम अपना काम शुरू करो, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। इसके बाद मैं थोड़ी देर तक मजीद किला दीदार सिंह में रुका, फिर वापस थाने की जानिब रवाना हो गया। मैं जैसे ही थाने पहुंचा, हवलदार जुम्मन शाह भी लाली की लाश को सरकारी अस्पताल पहुंचाकर लौट आया था। फिर हमारे दरमियान कादिर बख्श उर्फ लाली के बारे में गुफ्तगू होने लगी। खोजी बाबा नूर मोहम्मद को 24 घंटे का वक्त दिया था ताकि वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाए, लेकिन अगले रोज़ जब मैं थाने तैयार होकर पहुंचा तो वो पहले से वहां मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। इसे देखकर मेरा माथा ठनका और फौरी तौर पर मेरा ध्यान एक खास जाविये की तरफ चला गया। गुज़िश्ता रात हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इसे मूसलाधार बारिश तो नहीं कहा जा सकता, ताहम इसका शुमार बूंदाबांदी में भी नहीं किया जा सकता था। ये एक बाकायदा बारिश थी जिसने ज़मीन के सीने को तरबतर कर दिया था, और जाहिर है ज़मीन के इस तरह नम होने से खुरा वगैरह भी गायब हो गया होगा। मुझे तशवीश हो रही थी कि शायद नूर मोहम्मद इसी परेशानी के बायस सुबह सुबह थाने पहुंच गया है। मैंने फ़ौरन से पेशतर उसे अपने कमरे में बुला लिया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने इसे कहा, नूर मोहम्मद, पिछली रात होने वाली बारिश ने तुम्हारी मेहनत का तो सत्यानाश मार दिया होगा। ना जी, बिल्कुल नहीं, वो बड़े इत्मीनान से बोला। बारिश तो जी आधी रात के बाद किसी वक्त हुई है। हाँ, इस वक्त रात के 2 बज रहे थे, मैंने नूर मोहम्मद की आंखों में देखते हुए कहा। मैं रफ़े हाजित के लिए उठा था तो वक्त भी देख लिया था। मलिक साहब, आपने मुझे इन दोनों बंदों के खुरे की तलाश के लिए 24 घंटे का वक्त दिया था, वो ठोस लहजे में बोला, लेकिन मैंने कल का सूरज गुरूब होने से पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लिया था, लिहाजा रात को होने वाली बारिश से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हो नूर मोहम्मद। मैं सीधा होकर बैठ गया। बताओ, तुम्हारी तहकीक से क्या नताइज बरामद हुए हैं? बहुत ही सनसनीखेज इंकिशाफात हुए हैं सरकार, वो मायना खेज अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। सनसनी ही फैलाते जाओगे या कुछ बताओगे भी? मैंने कदरे सख्त मगर इज़्तिरारी लहजे में कहा। नहीं सुने मलिक साहब, वो बेहद गंभीर अंदाज में बोला, जैसा कि मैंने आपसे कल ही अर्ज कर दिया था कि छोटे पाँव वाले ठिंगने बंदे का खुरा गखड़ मंडी की जानिब जाने का इशारा कर रहा है।
मैं इस खुरे के ताक़ुब में गक्खड़ मंडी तक गया हूँ और वो घर भी देख लिया है जहाँ तक इस खुरे ने मेरी रहनुमाई की है। शाबाश नूर मोहम्मद, मैंने बेसाख्ता सराहने वाले अंदाज में कहा, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है। अब जरा दूसरे आदमी के खुरे का अहवाल भी सुनाओ। इसके खुरे का अहवाल दिलचस्प होने के साथ साथ ही उलझन आमेज भी है, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं घोड़े के सुमों के ताक़ुब में जीटी रोड तक पहुंचा और फिर कुछ आगे जाकर मैंने ये खुरा खो दिया। बावजूद कोशिश के मैं इस बंदे के पाँव के निशानात को ढूंढ न सका, लेकिन मैंने हिम्मत न हारी और न ही कोशिश तक की। बिलाखिर मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो गई। मैंने दोबारा इसी घोड़े के सुमों का खुरा पा लिया, मगर इस मर्तबा एक अजीब बात यह देखने में आई कि वो खुरा किला दीदार सिंह की तरफ जा रहा था। मैंने इस खुरे का ताक़ुब किया और किला दीदार सिंह के घर तक पहुंच गया। मुझे तो यही लगता है मलिक साहब कि इस बंदे का ताल्लुक किला दीदार सिंह ही से है। वो बाड़े से निकला और एक लंबा चक्कर लगाने के बाद वापस किला दीदार सिंह आ गया। मैंने नूर मोहम्मद की बात पूरी तवज्जो से सुनी और उसके खामोश होने पर सवाल किया, जीटी रोड पर जहां तुमने जाते हुए घोड़े का खुरा खोया और फिर कुछ फासले पर इसी घोड़े का किला दीदार सिंह की तरफ आते हुए खुरा पकड़ा, वहां तुम्हें और भी कोई खास खुरा मिला था? जनाब, सच्ची बात तो यह है कि मैंने किसी और खुरे पर तवज्जो ही नहीं दी थी, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। मेरे लिए दिलचस्पी का पहलू यही था कि मेरे मतलूबा घोड़े के सुमों के निशानात किस तरफ जा रहे हैं। इस खुरे को खो देना अक्लमंदी ना होती। ठीक कह रहे हो नूर मोहम्मद, मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। इतना भी काफी है कि तुमने पिछली रात बाड़े की यात्रा पर आने वाले 2 बंदों के ठिकाने का सुराग लगा लिया है। आपको अपना वादा याद है ना मलिक साहब? वो मायना ख़ेज़ अंदाज में बोला। कौन सा वादा? मैंने बेसख्ता पूछ लिया। जनाब, इतनी जल्दी भूल गए? वो शाकी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं इनाम की बात कर रहा हूँ मलिक साहब। नूर मोहम्मद, फिक्र ना करो, मैंने तसल्ली आमेज अंदाज में कहा। तुम्हारा इनाम कहीं भागा नहीं जा रहा। पहले कातिल को मेरे हाथ लग जाने दो, फिर तुम्हारा इनाम पक्का है। मुझे इजाज़त दे दें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। जब आप कातिल को पकड़ लें तो फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं नूर मोहम्मद, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हें यूं जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। जी? वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। क्या मतलब मलिक साहब? मतलब साफ ज़ाहिर है नूर मोहम्मद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। तुमने जिन 2 बंदों का खुरा निकाला है और जिनके ठिकाने का सुराग लगाया है, वहां तक मुझे कौन पहुंचाएगा? मैंने तो वो घर नहीं देखे हुए। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, आज का सारा दिन तुम्हें मेरे साथ रहना है। दुआ करो शाम से पहले लाली का कातिल मेरी गिरफ्त में आ जाए और तुम्हें भी आज ही इनाम मिल जाए। ठीक है जनाब, जैसे आपकी मर्जी, वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोला। बताएं पहले किस तरफ जाना है? पहले इधर जाएंगे जो जगह थाने से ज्यादा नजदीक होगी, मैंने कहा, यानी किला दीदार सिंह। उसने असबात में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद मैंने कांस्टेबल को साथ लिया और खोजी बाबा नूर मोहम्मद की मईयत में किला दीदार सिंह पहुंच गया। मैंने मकतूल कादिर बख्श उर्फ लाली के बाप खुदा बख्श के घर का रुख नहीं किया था, इससे बाद में भी मुलाकात हो सकती थी। नूर मोहम्मद मुझे किला दीदार सिंह के जिस घर के दरवाजे तक ले गया वो किसी अनवर जट का घर था। नूर मोहम्मद ने बड़े यकीनी अंदाज में मुझे बताया था कि जिस घोड़े के खुरे का इसने ताकुब किया था वो बाड़े से जीटी रोड तक और फिर जीटी रोड से इस घर तक आया था। मलिक साहब, मैंने आपको पहली मंजिल तक पहुंचा दिया है, वो फखरिया लहजे में बोला। अब आगे आपका काम शुरू होता है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कांस्टेबल अली हसन की तरफ देखा। कांस्टेबल फौरन मेरी आंख का इशारा समझ गया और आगे बढ़कर उसने अनवर जट के दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी दस्तक के जवाब में एक खूबसूरत औरत ने दरवाज़ा खोला। मैं और कांस्टेबल अली हसन सरकारी यूनिफॉर्म में थे। हम पर नजर पड़ते ही वो औरत चौंकी और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, हाय रब्बा, पुलिस। इसके साथ ही उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा तेज़ी दिखाई और दरवाजे के बीच पाँव फंसाकर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। इसी लम्हे अंदर से एक मर्दाना उकताई हुई आवाज़ उभरी, जाहिदा, बाहर कौन है? जाहिदा यकीनन इसी औरत का नाम था जिसने दरवाज़ा खोला था और अपने सामने वो पुलिस वालों को चाको चौबंद खड़े देखकर बिदक गई थी। इसके रद्द अमल ने मुझे शक में डाल दिया था।
مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ زاہدہ ہمیں دیکھ کر یوں خوفزدہ نہ ہو جاتی۔ چاچا، دروازے پر پولیس آئی ہے، زاہدہ نے استفسار کرنے والے شخص کو جواب دیا۔ میں نے سخت لہجے میں سے پوچھا، بی بی، کیا یہ انور جٹ کا گھر ہے؟ زاہدہ بدکنے کے بعد دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ اس کی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے کے پیچھے ہی سے جواب دیا، جی، انور جٹ میرے خاوند کا نام ہے۔ پولیس ہمارے گھر کیا لینے آئی ہے؟ اندر سے اسی شخص نے جواب دیا۔ زاہدہ نے جیسے چاچا کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ٹھہرو، میں آ رہا ہوں، انور جٹ کو باہر بھیجو، میں نے زاہدہ سے کہا۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ انور تو گھر میں نہیں ہے جی۔ گھر میں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، وہ کل صبح کا احمد آباد گیا ہوا ہے جی۔ واپس کب آئے گا وہ؟ کہہ گیا ہے کہ آج شام تک واپس آ جائے گا، زاہدہ نے جواب دیا۔ اتنی دیر میں زاہدہ کا چاچا بھی دروازے پر پہنچ گیا۔ کیا بات ہے سرکار، صبح پولیس ہمارے دروازے پر، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس بندے کی عمر 60 سال کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ جس طرح آنکھیں میچ کر ہماری طرف دیکھ رہا تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ اس کی دور کی نگاہ میں اچھا خاصا ذوف آ چکا ہے۔ تم سیانے بیانے ہو چاچا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پولیس خواہ تو کسی کے دروازے پر نہیں آتی۔ پتر، وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں، وہ باری باری ہم سب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جو بھی ہے وہ یوں گلی میں کھڑے کھڑے نہیں بتایا جا سکتا، میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا کہ ہماری آمد پر گلی میں نصف درجن لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان سب کے چہروں پر گہری تشویش پائی جاتی تھی۔ ان سب کے ذہنوں میں یقیناً ایک ہی سوال ہوگا کہ پولیس انور جٹ کے دروازے پر کیا کرنے آئی ہے؟ میرے استفسار کے جواب میں زاہدہ کے چاچا نے جلدی سے کہا، کیوں نہیں جناب، آپ اندر بیٹھک میں بیٹھ کر آرام سے بات کریں۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انور جٹ گھر میں موجود نہیں۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم اندر بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زاہدہ اور اس کے چاچا بھی ہمارے سامنے موجود تھے۔ اس شخص کا نام مشتاق جٹ معلوم ہوا۔ وہ انور جٹ کا باپ تھا۔ انور کی ماں کا کافی عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ یہ صرف 3 افراد کا کنبہ تھا۔ انور جٹ اور زاہدہ کی شادی چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ مشتاق جٹ کی بینائی قدرے کمزور تھی۔ وہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ ان کے پاس 10 ایکڑ زرعی اراضی تھی جو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی تھی۔ زاہدہ کی عمر 20 اور 25 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک دلکش اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی اور تراری ٹپکتی تھی۔ میں نے بوڑھے مشتاق جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چاچا، تمہاری بہو نے بتایا ہے کہ انور جٹ کل صبح احمد آباد گیا تھا اور اس کی واپسی شام تک ہوگی۔ کیا وہ پچھلی سے پچھلی رات گھر پر موجود تھا؟ میں نے مشتاق جٹ سے اس رات کے بارے میں پوچھا تھا جس رات لالی کو باڑے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے پروسوکھ انداز میں جواب دیا، جی ہاں، وہ تو ہر رات گھر میں موجود ہوتا ہے، بس پچھلی رات اس نے احمد آباد میں گزاری ہے اور آج شام تک وہ واپس آ جائے گا۔ احمد آباد وہ کس کام سے گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بندے سے کچھ رقم لینا تھی جناب، مشتاق جٹ نے بتایا۔ کتنی رقم اور کس بندے سے؟ اس بندے کا نام سودی شاہ ہے جی، اس نے بتایا۔ کافی عرصے سے سودی شاہ کی طرف 1000 روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ انور اسی سلسلے میں احمد آباد گیا ہے۔ سودی شاہ کا اصل نام مسعود ہے جی۔ کیا انور جٹ بس کے ذریعے احمد آباد گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، وہ اپنی گھوڑے پر بیٹھ کر گیا ہے۔ گھوڑے کے ذکر پر میں نے چونک کر نور محمد کی جانب دیکھا۔ وہ بھی معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ اس صورتحال نے مشتاق جٹ اور زاہدہ کو بے چین کر دیا۔ زاہدہ نے اضطراری لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آخر بات کیا ہے؟ آپ کس قسم کی تفتیش کرتے پھر رہے ہیں؟ جی سرکار، کچھ پتہ تو چلے، آپ کو کس سلسلے میں انور کی تلاش ہے؟ مشتاق جٹ کی تشویش بھری آواز ابھری۔ سلسلہ بہت سنگین ہے چاچا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی سے پچھلی رات کو کسی نے خدا بخش کے بیٹے لالی کو باڑے میں قتل کر دیا تھا۔ جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ لالی بیچارے کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، لیکن اس نے الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھا اور پوچھا، لالی کے قتل سے میرے بیٹے کا کیا تعلق؟ آپ انور سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تعلق نکلا ہے تو میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں نا چاچا،
میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے ایک ماہر کھوجی سے قاتل کا کھرا نکلوایا ہے اور اس کھرے نے ہی مجھے تمہارے گھر تک پہنچایا ہے۔ کیا مطلب جی؟ مشتاق جٹ پریشان ہو گیا۔ قاتل باڑے میں سے نکل کر ٹہلی کے درخت کے نیچے پہنچا تھا، پھر وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ کر جی ٹی روڈ کی طرف گیا اور وہاں سے گھوم کر اس گھر تک آیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ اب تو تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے بیٹے سے کیوں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اندازہ ٹھیک نہیں ہے تھانے دار صاحب، مشتاق جٹ نے کہا۔ میرا بیٹا کسی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ چاچا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، زاہدہ نے جلدی سے کہا۔ انور ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو گھر کی تلاشی لے لیں۔ تلاشی کس بات کی؟ مشتاق نے گھور کر اپنی بہو کو دیکھا۔ انور کوئی گھر میں تھوڑی چھپا بیٹھا ہے، وہ احمد آباد گیا ہوا ہے اور شام کو واپس آئے گا۔ نہیں چاچا، میں انور کی بات نہیں کر رہی، زاہدہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ انور ایسا سنگین جرم کر ہی نہیں سکتا۔ پھر تم نے گھر کی تلاشی کی بات کیوں کی؟ مشتاق نے پوچھا۔ تھانے دار جی کو شک ہے کہ قاتل گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے گھر تک آیا ہے، زاہدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اگر یہ ہمارے گھر کی تلاشی لے لیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ ہم نے کسی قاتل کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دے رکھی۔ چاچا تمہیں گھر کی تلاشی لینے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے مشتاق جٹ کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بیٹا قتل کی کسی واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا فیصلہ میں خود کر لوں گا کہ انور جٹ کس واردات میں ملوث ہے یا نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ جب احمد آباد سے واپس آئے گا تو میں اس کی خبر لے لوں گا، پہلے اس گھر کی تلاشی ضروری ہے۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر زاہدہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مشتاق جٹ نے اس سے پوچھا۔ کیا ہوا زاہدہ؟ تھانے دار جی ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو ان کے ساتھ رہنا ہوگا نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ چاچا ہماری تو طبیعت خراب ہے، تمہاری تو طبیعت خراب ہے، میں دیکھتی ہوں اس معاملے کو آپ آرام کریں۔ ایک بات کو میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ ان بہو سسر میں ذہنی ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی۔ دونوں کو یہ تو یقین تھا کہ انور جٹ لالی کے قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن میری تفتیش کے سلسلے میں دونوں کا رویہ جدا تھا۔ زاہدہ میرے ساتھ مکمل تعاون کر رہی تھی جبکہ مشتاق جٹ اس سلسلے میں خاصا گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ میں اس فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور زاہدہ کی رہنمائی میں گھر کی تلاشی لینے لگا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا عام سا گھر تھا۔ میں نے مذکورہ مکان کا کونا کونا چھان مارا، ایک کمرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کمرے میں جاتے ہوئے بالآخر کامیابی نے میرے قدم چوم لیے۔ اس دوران میں زاہدہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہی تھی۔ لکڑی کی ایک بڑی الماری کے پیچھے سے میں ایک گٹھری ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زاہدہ اس گٹھری کو دیکھ کر بری طرح چونک اٹھی۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ یہ تمہارے گھر سے برآمد ہوئی ہے زاہدہ، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہی بتاؤ گی کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ خوفزدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی اس گٹھری کو تکنے لگی۔ مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہاں چھپا کر رکھی ہے۔ اس دوران میں چاچا مشتاق بھی ہمارے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے مذکورہ گٹھری کی گرہ کھولتے ہوئے زاہدہ سے کہا۔ فکر نہ کرو، ابھی سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گٹھری کس کی ہے۔ میں نے ان دونوں سسر بہو کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے وہ گٹھری کھول ڈالی۔ اگلے ہی لمحے مجھ سمیت وہاں موجود تمام لوگ حیران رہ گئے۔ گٹھری کے اندر سے ایک خون آلود لباس برآمد ہوا۔ میں نے اس لپٹے ہوئے مردانہ لباس کو بھی کھول کر دیکھا۔ لباس کے اندر ایک خون آلود خنجر کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ کپڑوں اور خنجر کی دھار پر لگا ہوا خون خشک ہو کر گہری رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے یہ تمام چیزیں زاہدہ کے سامنے پھیلاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ان کو پہچانتی ہو؟ جی، کیوں نہیں پہچانوں گی؟ یہ تو انور کا ہی لباس ہے، وہ بے یقینی سے خون آلود کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ مشتاق جٹ پر بھی صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا۔ یا مولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب انور جٹ ہمارے ہتھے چڑھے گا تو آپ لوگوں کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ انور کا خون آلود لباس اور اس کے اندر لپٹا ہوا خنجر جو کہانی سنا رہا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ لالی کو انور جٹ ہی نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں ابھی اس کی گرفتاری کے لیے احمد آباد جا رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ، وہ سودی شاہ احمد آباد میں کس جگہ رہتا ہے؟
मैं शाम तक यहाँ बैठकर अनवर की वापसी का इंतजार नहीं कर सकता। मुश्ताक जट ने मुझे सूदी शाह के घर का एड्रेस बता दिया। एमनाबाद गुजरानवाला शहर से जुनूब में 5-6 मील के फासले पर वाक़ एक छोटा सा गांव था। सूदी शाह को वहां तलाश करना कोई दुश्वार नहीं था। मैं मुश्ताक जट के घर से निकलने लगा तो वो मिन्नतरेज लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। लाली से इसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो लाली के खून में हाथ नहीं रंग सकता। कमाल करते हो तुम भी चाचा, मैंने खफकी आमेज अंदाज में कहा। आला कत्ल और तुम्हारे बेटे का खून आलूद लिबास इसी घर के अंदर से बरामद हुआ है और तुम कह रहे हो कि लाली के कत्ल में अनवर जट का कोई हाथ नहीं। मैं इस खून आलूद लिबास और खंजर को अभी लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इस घर में सिर्फ 3 अफराद रहते हैं, इन्हीं में से किसी ने इस गठरी को लकड़ी की अलमारी के पीछे छुपाया होगा ना। बताओ चाचा, अगर अनवर का लाली के कत्ल में कोई हाथ नहीं तो फिर तुम दोनों में से किसने ये काम किया है? बताओ, तुम दोनों में से किसने लाली को कत्ल किया है? किसी ने नहीं सरकार, वो बेबसी से मेरी तरफ देखते हुए बोला। इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हम तीनों में से किसी ने लाली को कत्ल नहीं किया। फिर ये गठरी अलमारी के पीछे कैसे पहुंची? इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो शख्स खुद अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोना रब ही जानता है इस राज की हकीकत क्या है। सोना रब तो हर चीज से वाकिफ है चाचा, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रात तक तुम्हें भी पता चल जाएगा कि इस राज की हकीकत क्या है। बस अनवर जट को मेरे हत्थे चढ़ने दो, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। मुश्ताक जट के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं रहा, लिहाजा वो रहम तलब नज़र से मुझे देखने लगा। जाहिदा भी मुझे गहरी तशवीश में घिरी नजर आई। मैं इनके घर से बाहर निकल आया। हम अनवर जट की गली से बाहर निकले तो खोजी बाबा ने मुझसे कहा, मलिक साहब, अब आपका किस तरफ जाने का इरादा है? जाहिर है मैं पहली फुर्सत में एमनाबाद रवाना होना चाहता हूँ, मैंने ठोस अंदाज में कहा। इतने बड़े सबूत के मिल जाने के बाद अनवर जट को एक लम्हे के लिए भी नज़रअंदाज कर देना संगीन गलती होगी। और गखड़ मंडी वाले काम का क्या होगा? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। वो काम भी ज़रूर होगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। मैं एमनाबाद जाऊंगा और तुम हवलदार जुम्मन शाह के साथ गखड़ मंडी का रुख करोगे। तुमने जिस घर तक ठिगने ढाटापोश का खुरा निकाला है, तुम लोग इस घर के मकीनों से पूछगछ करने के बाद इस ठिगने बंदे को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आना। बाकी की पूछताछ और तफ्तीश मैं खुद कर लूँगा। ठीक है मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप बेफिक्र होकर एमनाबाद जाएं, यहाँ के मामलात को हम संभाल लेंगे। और मैं वाकई बेफिक्र हो गया। एमनाबाद वाले मिशन में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। मैं अपने साथ एक कांस्टेबल को भी ले गया था। सूदी शाह का घर बहुत आसानी से मिल गया था और मेरा मतलूबा बंदा नूरी जट सूदी शाह के घर में मौजूद था। किस्सा मुख्तसर, मैं अनवर जट को गिरफ्तार करके अपने साथ थाने ले आया। जब हम थाने पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। इब्तिदाई पूछगछ तो मैंने उधर एमनाबाद ही में कर ली थी, लेकिन अनवर जट ने इस सिलसिले में अपनी कतई लाइल्मी का इजहार किया था। इसे तो ये तक मालूम नहीं था बकौले उसके कि किला दीदार सिंह में लाली को किसी ने कत्ल कर दिया था। वो इस रोज़ अलग सुबह घर से निकल आया था, लेकिन मैं इसकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इसके घर के अंदर से मुझे इसके जुर्म का जो ठोस सबूत मिला था, मैं इसे किसी तौर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हालात और वाक़यात और बड़ी हद तक मेरी तफ्तीश इस अमर की जानिब इशारा करती थी कि 2 रोज़ कब्ल की रात अनवर जट ने खतरनाक खंजर के पेदर पे वार करके कादिर बख्श उर्फ लाली को मौत के घाट उतारा। फिर वो घोड़े पर बैठकर जीटी रोड की तरफ गया ताकि तफ्तीश को गलत रुख पर डाल सके। थोड़ा घूम फिर कर वो वापस अपने घर आ गया था और फिर अलग सुबह एमनाबाद की तरफ रवाना हो गया था। ये काम उसने इतनी सफाई से अंजाम दिया कि घर में मौजूद जाहिदा और मुश्ताक जट को कानो कान खबर न हो सकी। ये मुअम्मा हल करना बाकी था और अभी तक इस अमर का सुराग भी नहीं लगाया जा सका था कि अनवर जट ने किस अदावत में लाली को मौत के घाट उतारा था। थाने पहुंचकर मैं इसे ट्रायल रूम में ले गया और खून आलूद लिबास में खून आलूद खंजर उसके सामने रख दिया। फिर सख्त लहजे में पूछा, इस सामान को पहचानते हो?
मैं इन चीज़ों का जिक्र इससे अहमदाबाद में भी कर चुका था और उसने हर बात से साफ इनकार किया था। वो किसी भी कीमत पर अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। उसने गठरी से बरामद होने वाली चीज़ों को हैरत भरी नज़र से बगौर देखा और नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, ये लिबास तो मेरा ही है, मगर इस पर खून कैसे लगा? और ये खून आलूद खंजर? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये गठरी मुझे तुम्हारे घर के अंदर से लकड़ी की अलमारी के पीछे पड़ी मिली है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि ये खून आलूद सामान तुम्हारे घर के अंदर कैसे पहुंचा। मेरे तंज में डूबे हुए इस्तफसार के जवाब में वो बड़ी ढिठाई से बोला, थानेदार साहब, आप मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें, मगर हकीकत यही है कि मैं नशिया के बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। तो इसका मतलब है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें कसमों के चक्कर में तो नहीं डालूंगा, मगर आज की रात यहाँ थाने में तुम्हारी खुसूसी दावत जरूर की जाएगी। सुबह तक तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। वो खौफजदा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने इसे हवालात में बंद किया और अपने कमरे में आ गया। मुझे असल में हवलदार जुम्मन शाह का इंतजार था। वो खोजी नूर मोहम्मद के साथ ठिकने ढाटापोश के साथ गखड़ मंडी गया हुआ था और अभी तक वापस नहीं आया था। मुझे कमरे में बैठे हुए बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि हवलदार गखड़ मंडी से लौट आया। नूर मोहम्मद खोजी भी उसके हमरा था और वो अपने साथ एक लहीम शहीम और दराज कामत बंदे को भी पकड़ लाए थे। इस जिन्नाती जुस्से के मालिक शख्स का नाम दिलदार पता चला। वो अपने वजन और जिस्म के फैलाव से इतना परेशान और नाला नजर आता था कि चलते हुए बददुश्वारी और नागवारियत उसके चेहरे से झलकती थी। वो बड़ी मुश्किल से चल रहा था। ये क्या है जुम्मन शाह? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी हवलदार जुम्मन शाह और खोजी नूर मोहम्मद की तरफ देखा। तुम लोग तो ठिंगने ढाटापूछ की तलाश में गखड़ मंडी गए थे और पकड़ लाए इस हाथी को? ये कैसा मजाक है जनाब? वो ठिंगना इसके अंदर से निकलेगा, खोजी नूर मोहम्मद ने मायना खेज अंदाज में कहा। क्या मतलब नूर मोहम्मद? मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गोश्त के इस पहाड़ ने इस ठिंगने ढाटापोश को निगल लिया है? बात दरअसल ये है मलिक साहब के जुम्मन शाह वजाहत करते हुए बोला, ये दिलदार इधर गखड़ मंडी में दूध दही की दुकान चलाता है। दुकान से घर और घर से दुकान, बस यही इसकी कुल मसरूफियत है। ये छड़ा छांट इस घर में रहता है जहां तक नूर मोहम्मद ने ठिंगने बंदे के खुरे का पीछा किया था। मगर ये दिलदार इस जिद पर अड़ा हुआ है कि वो किसी ठिंगने बंदे को नहीं जानता। मैंने इधर उधर चंद लोगों से भी पूछगछ की है। 2 दिन पहले लोगों ने इस ठिंगने को दिलदार के घर में आते जाते देखा है। मैंने गखड़ मंडी में इसका तमाशा बनाना मुनासिब न समझा और तफ्तीश के लिए इसे अपने साथ थाने ले आया हूँ। वो लम्हे भर के लिए सांस दुरुस्त करने की खातिर थमा, फिर बात खत्म करते हुए बोला, अब जो आपका हुक्म। हुक्म एक नहीं 2 हैं जुम्मन शाह, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एक शिकार तुम गखड़ मंडी से पकड़ कर लाए हो और दूसरे को मैं अहमदाबाद से गिरफ्तार करके लाया हूँ। अनवर जट इस वक्त तुम्हारी सल्तनत यानी हवालात में बंद है। तुम इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हो। मैंने उसके घर से जुराइम के जो ठोस सबूत बरामद किए हैं वो मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, मगर वो बंदा अपने जुर्म को कबूल करने को तैयार नहीं। अब ये दोनों बंदे तुम्हारे हवाले हैं। इनकी जबान किस तरह खुलवानी है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। बस मेरी एक ही फरमाइश है। जी मलिक साहब, जुम्मन शाह ने फर्मा बरदारी से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करने अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। मैंने मुज़महिल अंदाज में कहा और ये एक हकीकत भी थी कि आज दिन भर की भाग दौड़ ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मैं कल सुबह जब अपने सीट पर आकर बैठूं तो मैंने जुम्मन शाह की आंखों में देखते हुए अपनी बात मुकम्मल कर दी। तो ये दोनों बंदे मुझे सही और सालिम मिलना चाहिए और इस तरह कि इनकी ज़बानें सच बोलने के लिए बेकरार हों। ठीक है मलिक साहब, जुम्मन शाह सीने पर हाथ रखते हुए बोला, आप मुतमईन होकर क्वार्टर में जाएं, आपके हुक्म की तामील की जाएगी। हवलदार दिलदार को अपने साथ लेकर मैं कमरे से निकला तो खोजी नूर मोहम्मद बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, मलिक साहब, मेरे ख्याल में अब मेरा काम तो मुकम्मल हो चुका। अगर आप अभी मुझे फारिग कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। नूर मोहम्मद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खासे तेज लहजे में कहा, तुम्हें ये खबर किसने दी? क्या आज रात मेरा तबादला किसी और जिले के थाने में होने वाला है? वो हैरत से मुंह खोलकर मुझे तकने लगा।
मैंने ऐसा कब कहा जनाब? तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है, जब भी तुम्हें अपने इनाम की ऐसी जल्दी लगी हुई है। मैंने शिकायती लहजे में कहा। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, और जहां तक मेरे काम का ताल्लुक है तो मेरी नज़र में वो अभी पूरा नहीं हुआ। वो उलझन भरी सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, ठीक ने ढाढ़ा पोछ का भी मुकम्मल सुराग नहीं लग सका, लेकिन मुझे जुम्मन शाह की सलाहियत पर पूरा भरोसा है। आज की रात वो दिलदार पर तुम पर इस किस्म के तजुर्बात करेगा कि जिसके नतीजे में दिलदार शीर फरोश को ठिकने के हवाले से अपनी ज़बान खोलना ही पड़ेगी। और मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए मजीद कहा, अभी तक अनवर जट ने भी अपने जुर्म का इकरार नहीं किया। हो सकता है इसके घोड़े के सुमों पर तहकीक करने के लिए मुझे तुम्हारी खोजना सलाहियतों से इस्तेफादा करना पड़े, इसलिए एक आध दिन के लिए तुम छुरी के नीचे दम लो। मैं जब यहाँ मौजूद हूँ तो तुम्हारा इनाम कहीं नहीं भागा जा रहा। मेरी बात इसकी समझ में आ गई और वो मुझे सलाम करके रुखसत होने लगा तो मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, नूर मोहम्मद, जब तक लाली के कत्ल की कश्ती किसी किनारे नहीं लग जाती तुम्हें थाने में हाजिर रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो हुक्म आपका मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। थोड़ी देर बाद मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर में आ गया। अगली सुबह बहुत ही सनसनीखेज और तहलका डाल देने वाली थी। मैं गुज़िश्ता रात गोश्त के पहाड़ दिलदार और अनवर जट को हवलदार जुम्मन शाह के हवाले कराया था, और हवलदार ने मुझे मायूस नहीं किया था। अगरचे इसे अपने मिशन में जुज़वी कामयाबी हुई थी, ताहम ये इस केस की अहम पेशरफ्त थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि जुम्मन शाह मेरे पास आ गया और ये इतला दी, मलिक साहब, ठीक ने ढाढ़ा पोछ का सुराग मिल गया है। तफसील क्या है? मैंने हमतन गोश होकर पूछा। इस बंदे का नाम बूटा है, जुम्मन शाह वजाहत करते हुए बोला। बूटा छोटे मोटे जुराइम में मुलविस रहता है। दिलदार के साथ उसकी पुरानी जान पहचान है। दिलदार ने तस्लीम कर लिया है कि जिस रात लाली को कत्ल किया गया था, इससे एक दिन पहले बूटा उसके पास गखड़ मंडी आया था, फिर अगले रोज अचानक वो गायब हो गया। दिलदार के मुताबिक वो इसके पास 2-3 दिन रहने के लिए आया था, फिर इसका प्रोग्राम तब्दील हो गया और वो दिलदार को बताए बगैर अगली सुबह चुपचाप कहीं चला गया। बूटा का क्या प्रोग्राम था और वो चुप चुपाते कहाँ गायब हो गया, इसका मैं पता लगा लूंगा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ये बताओ, मोटे दिलदार ने इस ठिकाने के ठिकाने के बारे में भी कुछ उगला है या नहीं? जी, सब पता चल गया है, वो अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। बूटा राहवाली का रहने वाला है, मैंने उसके घर का एड्रेस नोट कर लिया है। वेरी गुड। मैंने सराहने वाली नज़र से हवलदार की तरफ देखा। राहवाली तो यहाँ से बहुत करीब है। अगर बूटा की गिरफ्तारी के लिए किसी को उधर भेजा जाएगा तो वो 2 घंटे में लाजमी वापस आ जाएगा। जी मलिक साहब, आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। आप किसी को राहवाली भेजने का इरादा रखते हैं? इसका फैसला मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। पहले तुम मुझे दूसरे शिकार की रिपोर्ट दो। अनवर जट ने जबान खोली या नहीं? मलिक साहब, वो एक ही बयान पर डटा हुआ है कि उसने लाली को कत्ल नहीं किया, जुम्मन शाह ने जवाब दिया। इसे ये भी नहीं पता कि खून आलूद कपड़ों और खून आलूद छुरी पर लगी हुई पोटली इसके घर में कैसे पहुंची थी। तुमने इस पर सख्ती भी की है? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। जी की है, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। वो हर तकलीफ से गुजरता रहा, लेकिन एक बार भी उसने लाली के कत्ल का इकरार नहीं किया। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। तुम्हें क्या लगता है जुम्मन शाह? मलिक साहब, मेरा तजुर्बा तो ये बताता है कि वो ठहरे हुए लहजे में बोला, या तो वो बेगुनाह है या फिर बहुत ही ऊंचे दर्जे का कलाकार है। इसकी सारी कलाकारी तो मैं नाक के रास्ते निकाल दूंगा, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। जरा वो ठिंगना मेरे हाथ लग जाए। मुझे उम्मीद है कि बूटा किसी अहम राज का इंकशाफ कर सकता है। वो जो 2-3 दिन के लिए दिलदार के पास रहने आया था और फिर बकुआ के अगले रोज ही वो अचानक वहां से चला गया, तो इसके पीछे जरूर कोई कहानी छुपी हुई है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? जुम्मन शाह ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैं इसके मुतमईन नज़र को अच्छी तरह समझ रहा था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, तुम कांस्टेबल अली हसन को अपने साथ लेकर फौरन राहवाली रवाना हो जाओ। मैं 2-3 घंटे के बाद यानी दोपहर से पहले इस ठिकाने बूटे को
यहाँ अपने सामने देखना चाहता हूँ। ठीक है मलिक साहब, वो बड़े एतमाद के साथ बोला। इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। खबरदार के जाते ही मकतूल लाली की पोस्टमार्टम शुदा लाश अस्पताल से बाहर आ गई। मैंने मकतूल के बाप खुदा बख्श को बुलाने के लिए अपने थाने के एक एहलकार को किला दीदार सिंह रवाना कर दिया। मस्कूरा बंदा 10 मिनट से भी पहले खुदा बख्श के साथ वापस आ गया तो मुझे हैरत का एक झटका लगा। मेरे इस्तफसार पर मस्कूरा एहलकार ने मुझे बताया कि खुदा बख्श थाने के करीब ही इससे मिल गया था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद लाली की लाश खुदा बख्श के हवाले की थी तो वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, थानेदार साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात खुदा बख्श? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। मुझे पता चला है कि आपने मुश्ताक जट के लड़के अनवर जट को लाली के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके थाने में बंद कर रखा है। तुम्हें बिल्कुल ठीक पता चला है खुदा बख्श, मैंने कहा, फिर इसे गठरी की तफसील भी सुना डाली। जनाब, लेकिन ये कैसे हो सकता है? खुदा बख्श की आंखों में उलझन तैरने लगी। क्या कैसे हो सकता है? मैं पूछे बिना न रह सका। मतलब ये कि अनवर और लाली में तो अच्छा मेल जोल था, वो वजाहत करते हुए बोला। इनके दरमियान कभी मामूली सा झगड़ा भी नहीं हुआ, फिर अनवर इतना खतरनाक कदम कैसे उठा सकता है? बस यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जो हकाइक अब तक सामने आए हैं, इनकी रोशनी में तो अनवर जट ही लाली का कातिल नजर आता है, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। हालांकि अभी तक उसने अपनी जबान से इस जुर्म का इकरार नहीं किया, लेकिन शाम तक दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अभी इस केस की एक कड़ी गुमशुदा है। मुझे कभी उम्मीद है कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले मैं इस कड़ी को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। इसके बाद ही इस केस के बारे में कोई हतमी बात कर सकूंगा। आप एक तजुर्बेकार थानेदार हैं सरकार, वो गहरी संजीदगी से बोला। अपने काम को आपसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मेरे बस आपसे एक ही दरख्वास्त है जनाब। कैसी दरख्वास्त? मैंने सवालिया नज़र से खुदा बख्श की तरफ देखा। वो गुलूगीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, मेरा जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला गया है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि लाली का कातिल जल्द से जल्द के फरेग किरदार को पहुँचे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो। तुम्हारा इशारा अनवर जट की तरफ है? जी, आप समझदार हैं, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। खुदा बख्श, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी दिली कैफियत को बखूबी समझ रहा हूँ। तुम सिर्फ अपने बेटे की तदफीन की तरफ ध्यान दो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इंसाफ के तकाजे पूरे करना जानता हूँ। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गया। इसी सहपहर हवलदार जुम्मन शाह राहवाली से लौट आया। उसकी वापसी कामयाब रही थी। वो बूटा नामी ठिंगने कद के इस शख्स को अपने साथ ले आया था जिसकी हमें तलाश थी। बूटा के दोस्त शीर फरोश दिलदार को अभी तक मैंने रिहा नहीं किया था। बूटा कमजोर असाब का मालिक साबित हुआ। जब उसने 2.5-3 मन के दिलदार को हवालात के ठंडे ठार फर्श पर पड़े देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। लिहाजा इसकी जबान खुलवाने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। बूटा ने मुझे जो बयान दिया, इसमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके मैं खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दिलदार शीर फरोश ने छितरोल के बाद किसी किस्म की गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वो वाकई इस राज से वाकिफ नहीं था कि बूटा 2-3 दिन के लिए इसके पास रहने क्यों आया था, और अगर आया भी था तो एक ही रात के बाद अगली सुबह वो चुपचाप कहाँ गायब हो गया था। दिलदार की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि बूटा छोटे मोटे जराइम का इर्तिकाब करता रहता था। बूटा ने बताया कि इन दिनों वो मवेशियों की चोरी पर कमर बस्ता था। वो दिलदार के पास गखड़ मंडी इसीलिए रहने आया था कि किला दीदार सिंह और इसके गिरदोनवा के बाड़ों पर हाथ साफ कर सके। अब ये इसकी बदनसीबी कि इसने अपने काम का आगाज खुदा बख्श के बाड़े से किया और पहला कदम ही ऐसा उल्टा पड़ा कि इसे फिलफौर वहां से गायब होना पड़ा। आखिर तुम पर ऐसी कौन सी कयामत टूट पड़ी थी कि अगली सुबह तुम अपने मेजबान को बताए बगैर ही गायब हो गए? मैंने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। जनाब, मैंने इस वक्त बाड़े का रुख किया जब दिलदार खराटेदार नींद के मजे ले रहा था। वो नदामत आमेज लहजे में बोला। रात के इस पहर किला दीदार सिंह के वसनीक अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक मैं बाड़े की दीवार फलांकर अंदर दाखिल हो गया और बाड़े के अंदर निस्फ दर्जन से ज्यादा जानवरों को देखकर
मुझे बेपनाह खुशी का एहसास हुआ। मैंने एहतियात के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जानवरों को बाड़े से बाहर लाने से पहले बाड़े के कमरे में झांकना जरूरी समझा, ताकि ये इत्मीनान कर सकूं कि बाड़े का मालिक सो रहा है या जाग रहा है। लेकिन वो बोलते बोलते थमा तो मैंने सवाल किया, लेकिन क्या? थानेदार साहब, अभी मैं कमरे में चंद कदम दूर ही था कि मैंने अंदर से एक लंबे तड़ंगे आदमी को बाहर निकलते देखा। वो सनसनीखेज अंदाज में बताने लगा, इस बंदे के हाथ में एक पोटली भी थी और मैंने इस बंदे को पहचान लिया। ओह! बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। कौन था वो? जनाब, ये ठीक है कि इस वक्त बाड़े में खूब अंधेरा था, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, वो मलंगी के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता था। मलंगी? मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर अपने सामने खड़े हुए ठिगने बूटा से लंबू मंगी के बारे में इस्तफसार किया। ये मलंगी कौन है? जरा इसका हुदूद अरबा भी तो बताओ। जनाब, मलंगी एक खतरनाक डाकू है, वो झुरझुरी लेते हुए बोला। चंद साल पहले वो जेल चला गया था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि मलंगी के जिक्र पर बूटा खासा सरासीमा दिखाई देने लगा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने से पूछा, बूटा, क्या मलंगी ने भी तुम्हें बाड़े में देख लिया था? नहीं जनाब, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं इसकी निगाह से बचने के लिए फौरन कमरे की मगरबी दीवार की ओट में तारीकी में छुप गया था। मलंगी ने बाड़े की मशरकी दीवार फलांगी और मेरी नज़र से गायब हो गया। एक लम्हे के लिए मुझे शक हुआ कि बूटा मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी गर्दन बचाने के लिए किसी मलंगी डाकू का किरदार तख्लीक कर सकता था। मैंने धमकी आमेज लहजे में कहा, देखो बूटा, अगर बाद में किसी मरहले पर यह बात गलत साबित हुई कि तुमने मुझसे गलत बयानी की है, तो मैं तुम्हें ज़मीन के अंदर ही धंसा दूंगा। अभी तो फिर भी तुम ज़मीन के ऊपर चलते फिरते नजर आ जाते हो। मुझसे झूठ बोलने का बड़ा भयानक अंजाम रहेगा। मेरी तौबा थानेदार साहब, वो अपने दोनों कानों को चुटकियों में पकड़ते हुए बोला, मेरी अगली पिछली 7 नस्लों की तौबा, जो मैंने एक भी बात आपको गलत बताई हो। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मलंगी के चले जाने के बाद तुमने क्या किया? मलंगी को इस तरह वहां से रुखसत होते देखकर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि वो कमरे के अंदर क्या करके आया है। बूटा गहरी संजीदगी से बताने लगा। मैं चंद मिनट तक तारीकी में चुपचाप खड़ा रहा, फिर दबे पांव कमरे की जानिब बढ़ा। फिर मैंने जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो मेरा दिमाग घूमकर रह गया। क्यों? तुमने कमरे में ऐसा क्या देख लिया था? मैंने इज़्तिरारी अंदाज में पूछा। थानेदार साहब, मलंगी ने एक बंदे को कत्ल कर दिया था, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला। अंदर कमरे में एक चारपाई पर एक बंदे की लाश पड़ी हुई थी। बहुत खूब, मैंने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। बाड़े में घुप अंधेरा था और तुमने कमरे के अंदर झांक कर देख लिया कि वहां चारपाई पर किसी की लाश पड़ी हुई है? जनाब, मैंने बीड़ी मार कर देखा था कमरे के अंदर, वो वजाहत करते हुए बोला। फिर अपनी सफाई पेश करते हुए यूं इजाफा किया, मैं जब किसी मुहिम पर निकलता हूँ तो एक बीड़ी यानी कि टार्च अपनी जेब में रखता हूँ। ये बहुत काम की चीज़ है और अंधेरी रातों में बहुत मदद करती है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैंने जब मलंगी को कमरे के अंदर से निकलते देखा तो इसी लम्हे जैसे मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। इसलिए मैंने बीड़ी मारकर अंदर का जायजा लिया और जब मैंने एक बंदे को खून में लथपथ चारपाई पर पड़े देखा तो मुझे ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई कि मलंगी ने इस बंदे को कत्ल किया होगा। बस मैं फौरन वहां से वापस आ गया। मैं कत्ल की किसी वारदात में खुद को मुलविस नहीं कर सकता था। मैं छोटा मोटा चोर हूँ थानेदार साहब। ये कत्ल वतल के मामला से मैं कोसों दूर रहता हूँ। फिर मुझे ये भी डर था कि अगर मलंगी वापस आ गया तो कहीं मुझे भी मौत के घाट ना उतार दे। तो तुमने कमरे के अंदर कदम नहीं रखा था? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। जी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। वहां की जो सूरत हाल थी उसने तो मेरी मति मार दी थी थानेदार साहब। मैं सीधा दिलदार के घर आया। दिलदार बेखबरी की नींद सो रहा था। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। मैंने दिलदार को जगाना मुनासिब ना समझा और खामोशी के साथ इसके घर से निकल गया। बस जनाब, बाड़ी की दीवार फलांगते हुए मेरे एक पाँव का जूता अंदर ही गिर गया था और शायद इसी जूते ने आप लोगों को मुझ तक पहुंचाया है।
मैंने दूसरे पाँव का जूता खेतों में फेंक दिया था। बूटा गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। खोजी नूर मोहम्मद की रिसर्च भी यही बताती थी कि छोटे पाँव वाला ठिगना बंदा मकतूल के कमरे तक गया था, मगर कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। फिर वो बाड़े की जुनूबी दीवार फलांग खेतों की सिमत में भागा था, जबकि दूसरे आदमी का खुरा मकतूल के कमरे के अंदर से निकलता था, फिर बाड़े की मशक की दीवार फलांग बाहर चला जाता था। और अब बूटा ने भी मलंगी के हवाले से जो कुछ बताया था वो खोजी नूर मोहम्मद की तहकीक की तस्दीक करता था। बूटा, मैंने ठिगने डंगर चोर के चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, तुम मलंगी डाकू को कब से जानते हो? मलंगी पहले राहवाली में रहता था जनाब, बूटा ने जवाब दिया। फिर वो किसी डकैती की वारदात में गिरफ्तार होकर जेल चला गया। इसके बाद का मुझे कुछ पता नहीं। मैंने इस रात जब मलंगी को मकतूल के कमरे से निकलते देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि वो वहाँ क्या कर रहा था। ठीक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम कादिर बख्श उर्फ लाली के कत्ल के बारे में और क्या जानते हो? कुछ नहीं जनाब, मुझे जितना पता था वो आपको बता दिया है। वो मिन्नत रेज लहजे में बोला, लाली के कत्ल से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं सरकार। आप मुझे जाने की इजाज़त दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बूटा, तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है और मुझे लाली के कातिल तक पहुंचने की, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम मेरे मेहमान रहोगे, बल्कि दिलदार के मेहमान रहोगे। बस वो इस वक्त जहाँ क़याम पजीर है तुम्हें भी वहीं पर वक्त गुजारना होगा। इसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपने दोस्त दिलदार शीर फरोश को हवालात के नंगे फर्श पर कसम पुरसी की हालत में देख चुका था। उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए इल्तिजा की, थानेदार साहब, आप यकीन करें मैं बेकसूर हूँ। मैंने यकीन कर लिया कि तुम इस केस में बेकसूर हो, मैंने बड़ी रसान से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई हाजी नमाजी और परहेजगार हो। इस बात में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि तुम मवेशी चोर हो। बस यही सोचकर हवालात की हवा खा लो कि मैंने तुम्हें मवेशी चुराते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे तकने लगा, लेकिन मैंने किसी राय से काम नहीं लिया और एक कांस्टेबल को बुलाकर बूटा को उसके जिगरी यार दिलदार के पास पहुंचा दिया। बूटा के बयान के मुताबिक लाली को मलंगी ने मौत के घाट उतारा था, ताहम उसने कत्ल की ये वारदात अपनी आंखों से होते नहीं देखी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि मंगी की लाली से क्या दुश्मनी थी। मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, लिहाजा मैं मलंगी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मैंने फौरी तौर पर एक कांस्टेबल को भेजकर मकतूल के बाप खुदा बख्श को थाने के लिए बुलाने का फैसला किया, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने फैसले को बदल दिया। ये ठीक है कि मलंगी के हवाले से खुदा बख्श से पूछताछ बहुत ज़रूरी थी, लेकिन आज के दिन मैंने इसके जवान बेटे की लाश इसके हवाले की थी। आज शाम उसकी तदफीन होने वाली थी। यकीनन खुदा बख्श लाली की तदफीन से फारिग हुआ होगा। इस दिल गिरफ्तार माहौल में इसे थाने बुलाना मुझे मुनासिब नहीं लगा और मैं खुद चलकर उसके घर तक पहुंच गया। हवलदार जुम्मन शाह भी मेरे साथ था। मैंने रास्ते में जुम्मन शाह से मलंगी डाकू के बारे में तफसीली बात की। जुम्मन शाह की मालूमात भी बूटा जितनी ही थीं, यानी मलंगी एक खतरनाक डाकू था जो चंद साल पहले गिरफ्तार होकर जेल चला गया था। जब कोई मुजरिम गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है तो फिर वो लोगों की गुफ्तगू का मरकज नहीं रहता। लोग रफ्ता रफ्ता इसे भुला देते हैं, हत्ता कि इस मुजरिम के हवाले से फिर कोई सनसनीखेज वाक़या रूनुमा न हो जाए। और मलंगी की निस्बत से एक तहलका खेज वाक़या ज़हूर पजीर हो चुका था। जब हम मकतूल के घर पहुंचे तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मैं खुदा बख्श को लेकर एक अलग थलग जगह पर बैठ गया। चंद लम्हात तक मैं इसकी दिलजोई करता रहा, फिर अपने मकसद की तरफ आते हुए कहा, खुदा बख्श, आज दिन में जब तुम मेरे पास थाने आए थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि इस केस की एक कड़ी अभी बाकी है जो शाम तक मेरे हाथ लग जाएगी, याद है ना? जी हाँ, आपने इसी बात की थी। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा हूँ खुदा बख्श, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। अगर इस वक्त तुमसे मिलना ज़रूरी ना होता तो मैं कभी यहाँ ना आता। कोई बात नहीं थानेदार साहब,
وہ مجروح لہجے میں بولا، آپ تو قانونی تقاضوں کے سامنے مجبور ہیں اور ظاہر ہے یہ سب کوششیں آپ لالی کے قاتل تک پہنچنے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ بے شک، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں اس کیس کی آخری کڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تمہارے بیٹے کا قاتل مجھ سے دور نہیں، لیکن تمہارے تعاون کے بغیر میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ حکم کریں تھانے دار صاحب، وہ سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ لالی کو جس بہیمانہ انداز میں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، وہ کسی ایسے ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے جو اپنے دل میں لالی کے لیے بے پناہ نفرت رکھتا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور میں اس بندے تک پہنچ گیا ہوں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس نے دکھی لہجے میں استفسار کیا۔ ملنگی، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملنگی؟ وہ حیرت اور خوف کے تاثرات کے ساتھ بولا، مگر وہ تو جیل چلا گیا تھا۔ لیکن وقوعہ کی رات ملنگی کو لالی والے کمرے سے نکلتے دیکھا گیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اوہ! وہ تشویش بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ ملنگی کی لالی سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دشمنی کوئی نہیں تھی ملک صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، بس لالی کی بہادری کی وجہ سے وہ ڈکیتی کی ایک واردات میں ناکامیاب رہا تھا اور گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرا ملنگی کی طرف دھیان نہیں گیا تھا سرکار، وہ لجاجت آمیز انداز میں بولا۔ یہ تو 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ لالی ایک شادی میں گیا ہوا تھا اور ملنگی نے شادی والے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی تھی، لیکن لالی نے اپنی جان پر کھیل کر نہ صرف یہ کہ ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا تھا، بلکہ اس نے ملنگی کو اس طرح قابو کر لیا تھا کہ پھر وہ ہل نہ سکا، اور لوگوں کے جمع ہو جانے پر ملنگی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں ملنگی عدالت سے سزا پا کر جیل چلا گیا تھا۔ اور تم مطمئن ہو گئے کہ مجرم گیا جیل؟ میں نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ لگ بھگ 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس نے بتایا۔ اور ملنگی کو کتنے سال کی سزا ہوئی تھی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہیڈ کوارٹر سے ملنگی کے بارے میں ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر خدا بخش سے سوال کیا، کیا ملنگی اور انور جٹ میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہے؟ میں نے انور جٹ کے گھر میں سے لکڑی کی ایک الماری کے پیچھے سے جو گٹھری برآمد کی تھی، اس میں انور جٹ کا لباس اور خون آلود آلۂ قتل یعنی وہ خطرناک خنجر موجود تھا، لیکن انور جٹ کا اصرار تھا کہ وہ اس گٹھری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ لکڑی کی مذکورہ الماری کے پیچھے کیسے پہنچی۔ بوٹا کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ جب اس نے ملنگی کو مقتول کے کمرے سے نکلتے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ یہ وہی پوٹلی ہوگی جو بعد میں انور جٹ کے گھر کے اندر سے برآمد کی گئی تھی۔ یہاں پر یہ اہم سوال اٹھتا تھا کہ ملنگی نے لالی کو قتل کرنے کے بعد وہ پوٹلی انور جٹ کے گھر میں کیسے پہنچائی اور کیوں؟ نہیں جی، ایسا کوئی تعلق میرے علم میں تو نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ انور جٹ ایک سیدھا سادہ انسان ہے، اس کا ملنگی جیسے مجرم سے کیا واسطہ؟ میں مزید تھوڑی دیر خدا بخش کے پاس بیٹھا رہا، پھر تھانے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے بوٹا کو اپنے کمرے میں بلایا اور انور جٹ کے گھر سے برآمد ہونے والی گٹھری اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے وقوعہ کی رات ملنگی کی ہاتھ میں یہی پوٹلی دیکھی تھی؟ اس نے بغور گٹھری کا جائزہ لینے کے بعد متذبذب انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، حق سچ بات تو یہ ہے کہ اب میں پورے دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی پوٹلی ہے یا وہ ایسی ہی پوٹلی تھی۔ بوٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے واپس حوالات بھیج کر انور جٹ کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصا مضمحل اور کھویا کھویا سا تھا۔ میں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا، وہ فریادی لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، لالی کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں، آپ کو میری بات کا یقین کر لینا چاہیے۔ یقین کر لیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور بولو۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے متذبذب لہجے میں بولا، تو آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ کہا ہے نا، یقین آ گیا ہے، اور بولو۔ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے کہا، تو پھر مجھے گھر جانے دیں، وہ مضطرب لہجے میں بولا۔
ठीक है, मैं तुम्हें सुबह घर जाने की इजाज़त दे दूंगा, मैंने ठोस अंदाज में कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त जनाब? उसके अंदाज में उलझन दर आई। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका तुम 16 आने सच जवाब दोगे, मैंने कहा। मैंने तो पहले भी आपसे कोई झूठ नहीं बोला जनाब। पहले को छोड़ो, मैं अब की बात कर रहा हूँ, मैंने जोर देकर कहा। जी? वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। पूछें जी? मैंने पूछा, क्या तुम मलंगी नामी किसी डाकू को जानते हो? जी, मलंगी बहुत खतरनाक डाकू है और शायद इस वक्त जेल में है, वो जल्दी से बोला। लाली ने बड़ी बहादुरी से इसे जिन जप्पा डालकर गिरफ्तार कराया था। वो जेल में था मगर अब आज़ाद घूम रहा है, मैंने इसे बताया। लाली के जिन जप्पे ने मलंगी को जेल की संगलाख दीवारों के पीछे पहुंचाया था। ये तो अभी मुझे पता नहीं कि वो अपनी सजा काट कर जेल से रिहा हुआ है या मफरूर है, लेकिन मैं ये हकीकत जानने में कामयाब हो गया हूँ कि वक़ुआ की रात मलंगी ही ने बेदर्दी से लाली को कत्ल करके अपने इंतकाम की आग को ठंडा किया है। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है कि वो खतरनाक डाकू आज़ाद घूम रहा है, वो तशवीश भरे लहजे में बोला। जो होना था वो तो हो चुका, मैंने अपने लहजे की संजीदगी को बरकरार रखते हुए कहा। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा लिबास उसने कैसे हासिल किया, और फिर खून आलूद लिबास और खंजर वाली गठरी को उसने कैसे तुम्हारे घर के अंदर छुपा दिया ताकि लाली के कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा जनाब, वो परेशानी से बोला। तुम्हारी मलंगी के साथ कभी कोई पुरखाश रही है? नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे घर में तुम 3 अफराद यानी तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बाप के अलावा और किस शख्स का आना जाना है? मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। किसी का भी नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। फिर तो वो तुम तीनों में से ही किसी के ताउन से गठरी तुम्हारे घर के अंदर छुपा सकता है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुमने अपनी लाइल्मी का इजहार कर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे मुश्ताक जट और जाहिदा को थाने बुलाकर तफ्तीश करना होगी। जनाब, ये सारी बातें मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए बोला। अब्बा तो मुजरिमों और बुरे लोगों से शदीद नफरत करता है, वो मलंगी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ क्यों साजिश करेगा? और जाहिदा? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। ये ठीक है कि मेरे और जाहिदा के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो इस हद तक गिर जाएगी कि मुझे फंसाने के लिए किसी मुजरिम का साथ देने के लिए तैयार हो जाए। उसकी उलझन 7वें आसमान को छू रही थी। बस, तो इसका फिर एक ही मतलब है कि मलंगी जेल से कोई जबरदस्त किस्म का जादू सीख कर आया है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। वो बेबसी से सर झटकने लगा। इन लम्हात में वो बहुत ज्यादा उलझन का शिकार नजर आता था। मैंने इसे एक रात अच्छी तरह सोचने का मौका फराहम करके दोबारा हवालात में भेज दिया। आइंदा रोज मैंने दिलदार शीर फरोश ऑफ गखड़ मंडी को छोड़ दिया। इस 2.5 मन की लाश का लाली के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम बूटा और अनवर जट को इस वक्त तक पुलिस कस्टडी ही में ही रहना था जब तक मलंगी पुलिस की गिरफ्त में आकर अपने जुर्म का इकरार न कर लेता। इसी रोज मैंने अपने जरा इस्तेमाल करके मलंगी के बारे में तफसीली मालूमात भी हासिल कर ली। वो अपनी सजा काटने के बाद लगभग 1 माह पहले जेल से रिहा हुआ था। बूटे की ज़बानी मुझे पता चल चुका था कि मलंगी जेल जाने से पहले राहवाली में रहता था, लेकिन जब मैंने दोबारा बूटे से पूछताछ की तो पता चला कि गिरफ्तार होने के बाद मलंगी ने कभी राहवाली का रुख नहीं किया था। इसका वाज़ेह मतलब यही था कि जेल से रिहा होने के बाद उसने अपना ठिकाना कहीं और कर लिया था। मैंने मलंगी की गिरफ्तारी के लिए 3 छापामार टीमें तश्कील दी। हर टीम 3 अफराद पर मुश्तमिल थी और इन 3 अफराद में एक सीनियर और 2 जूनियर पुलिस एहलकार शामिल थे। इन्हें किला दीदार सिंह, राहवाली, गखड़ मंडी और इर्द गिर्द के इलाकों में मलंगी को तलाश करना था। इस दौरान में बूटा ने कई बार मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसे रिहा कर दूं, मगर मैंने इसकी गुजारिशात पर कान नहीं धरे। चौथे रोज एक मुखबिर ने मुझे इतला दी कि मलंगी डाकू भेस बदल कर किला दीदार सिंह ही के एक घर में छुपा बैठा है। ये इतला चौंका देने वाली थी। मतलब मुजरिम पुलिस की नाक तले छुपा बैठा था। मुखबिर ने जिस घर की निशानदही की थी वो आम आबादी से हटकर एक तरफ बना हुआ था और हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक एक गैर आबाद मकान था। मेरे लिए तशवीशनाक बात यह थी कि वो किला दीदार सिंह में कत्ल की एक वारदात करने के बाद इसी इलाके में क्यों छुपा बैठा था। मैंने चाको चौबंद अफराद का एक दस्ता तैयार किया और मुखबिर के हमरा
مذکورہ غیر آباد مکان کی جانب روانہ ہو گیا، جسے ملنگی نے بغیر اطلاع کے آباد کر رکھا تھا۔ مخبر کی اطلاع غلط نہیں تھی۔ ملنگی ایک بھکاری کے بھیس میں واقعی اس مکان میں موجود تھا، لیکن خاصا محتاط بھی تھا۔ اسے کسی طرح پولیس کی آمد کی خبر مل گئی۔ ہم ابھی اس مکان سے چند گز کے فاصلے پر ہی تھے کہ اس نے مکان کے عقبی حصے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ میری عقابی نگاہ نے اسے دیکھ لیا اور میں نے للکار کر کہا، ملنگی رک جاؤ۔ میری للکار کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ایک بار پھر اسے دھمکی دی، ملنگی تمہارا کھیل ختم ہو چکا، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کی سماعت کہیں رخصت ہو گئی ہو۔ وہ اندھا دھند بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ روڈ کراس کرنے کے بعد اس نے ریلوے لائن کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس نے ریلوے ٹریک کے آگے کھیتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن میں چاول کی تیار فصل کھڑی تھی۔ اگر وہ کھیتوں کے اندر گھس جاتا تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ میرے مستعد جوان بھی اس کے تعاقب میں تھے۔ میں نے ایک ہوائی فائر کیا، اس کے ساتھ ہی بآواز بلند کہا، ملنگی رک جاؤ ورنہ اگلی گولی تمہاری پیٹھ میں پیوست ہوگی۔ میری یہ دھمکی بھی بیکار گئی۔ اسی لمحے ریلوے ٹریک پر ٹرین نمودار ہوئی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار کے ساتھ آ رہی تھی۔ ملنگی اور ریلوے لائن میں بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں اگر چاہتا تو ایک گولی مار کر ملنگی کو ٹھنڈا کر سکتا تھا، لیکن میں اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا سینہ کھول کر بہت سے اہم راز اگلوانے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹرین اور ملنگی کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ملنگی کی رفتار سے اس کا عزم جھلکتا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ ٹرین گزرنے سے پہلے ریلوے لائن کو عبور کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ممکن ہے ریلوے ٹریک کی دوسری جانب اس نے اپنے فرار کا کوئی بندوبست کر رکھا ہو۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے پکے ارادے کے ساتھ ملنگی کی ٹانگوں کا نشانہ لے کر پے در پے فائر کیے۔ اس کی رفتار میں لمحاتی تعطل پیدا ہوا، لیکن وہ رکا نہیں۔ ہلکی لنگڑاہٹ کے ساتھ اس نے دوڑنا جاری رکھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب پولیس کے ہتھے چڑھنے کا مطلب ہے اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرنا۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ میرے ذہن کے ایک کونے میں موجود تھا۔ ملنگی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ لنگڑاہٹ آمیز دوڑ کے ساتھ ٹرین کے فرنٹ سے ریلوے لائن عبور کر گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سمجھا کہ وہ گیا ہاتھ سے۔ ٹرین کی وجہ سے ہم سب کو چند سیکنڈ کے لیے رکنا پڑا۔ جب ٹرین گزر گئی تو میں نے پٹری کی دوسری جانب نگاہ دوڑائی۔ ملنگی مجھے دور دور تک کہیں نظر نہ آیا۔ اسی لمحے ایک کانسٹیبل نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، ملک صاحب ملنگی ادھر پڑا ہے۔ کدھر؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کانسٹیبل نے ایک سمت اشارہ کیا تو ملنگی میری نگاہ میں بھی آ گیا۔ وہ ریلوے لائن سے تھوڑے فاصلے پر جھاڑیوں میں پھنسا تڑپ رہا تھا۔ یقیناً وہ گزرتی ہوئی ٹرین کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اگر میں نے ٹانگوں پر گولی مار کر اسے زخمی نہ کیا ہوتا تو وہ بحفاظت پٹری عبور کر چکا ہوتا۔ گھائل ہونے کے بعد اس کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی تھی، اور وہ اسی کمی کے باعث اندازے کی غلطی نے اس کی ایسی کم تیزی کر کے رکھ دی تھی۔ وہ ٹرین کا دھکا کھانے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر ادھر جھاڑیوں میں جا گرا تھا۔ اگر وہ ٹرین کی مکمل زد میں آ جاتا تو پھر اس کا کیما بن گیا ہوتا۔ میں لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ اپنے ہی خون میں لت پت نظر آ رہا تھا۔ اس کے بدن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے چند لمحوں کا مہمان دکھائی دیا۔ اگرچہ مجھے اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تاہم میں نے پھر بھی تحکمانہ انداز میں ایک کانسٹیبل سے کہا، ایک ٹانگے کا فوری بندوبست کیا جائے، اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ پھر میں ملنگی کی جانب متوجہ ہو گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، لالی کو تمہیں نے قتل کیا ہے؟ جج جی، وہ شکستہ لہجے میں اقبال جرم کرتے ہوئے بولا، اس کمینے کی وجہ سے میں جیل چلا گیا تھا، میں اسے کیسے چھوڑ دیتا؟ لالی کے قتل میں انور جٹ کو پھنسانے کا کیا سبب تھا؟ میں نے ملنگی سے ایک نہایت اہم سوال کیا۔ وہ بدذات زاہدہ کے ساتھ بہت مار پیٹ کرتا تھا، مجھے اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زاہدہ سے تمہارا کیا تعلق؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زاہدہ؟ آہ، زاہدہ! ملنگی نے ایک ہچکی لی اور ساکت ہو گیا۔ ملنگی نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح زاہدہ کو یاد کیا تھا، اس سے ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ انور جٹ کا لباس کس طرح خون آلود ہوا ہوگا، اور پھر کیسے خنجر سمیت ایک پوٹلی میں بند کر
انور جٹ کے گھر میں لکڑی کی الماری کے پیچھے پہنچا ہوگا۔ اس کام میں یقیناً زاہدہ نے اس کی مدد کی ہوگی۔ یہ جان لینے کے بعد کہ ملنگی اور زاہدہ میں کوئی سنجیدہ تعلق تھا اور ان دونوں نے ملی بھگت سے ایسا منصوبہ بنایا تھا جس میں ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا اور زاہدہ کی انور جٹ سے بھی جان چھوٹ جاتی، گویا مستقبل میں وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ملنگی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو سنسنی خیز انکشاف کیا تھا اس نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی اور انہی حقائق کی روشنی میں میں نے زاہدہ کو گرفتار کر کے تھانے لانے کا حکم جاری کر دیا۔ وہ جب میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ قلعہ دیدار سنگھ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور ملنگی کو پیش آنے والے واقعات اور حالات وہاں کے ہر رہائشی کے علم میں آ چکے تھے، لہٰذا زاہدہ اپنے انجام کے خوف سے مری جا رہی تھی۔ اس سے ایک بال جرم کرانے میں مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے کردار آواز میں پوچھا۔ میں ملنگی کو پسند کرتی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے بہادر مرد بہت اچھے لگتے ہیں۔ ملنگی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے شادی کے بعد وہ جرم کی دنیا کو خیر بات کہہ دے گا۔ اس نے میرا رشتہ مانگا تھا لیکن میرے گھر والوں نے صاف منع کر دیا۔ پھر ملنگی جیل چلا گیا۔ میں کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر گھر والوں نے زبردستی انور جٹ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، انور جٹ وحشی ہے، میرے ساتھ جانوروں ایسا سلوک کرتا ہے، اسی لیے جب ملنگی دوبارہ مجھ سے ملا تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ انور جٹ لالی کے قتل میں پھانسی چڑھ جاتا اور ملنگی کا انتقام بھی پورا ہو جاتا۔ بس اب ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ انور جٹ کو جیل بھیجیں، لیکن سب کچھ ختم ہو گیا۔ بات کے اختتام پر اس کے لبوں سے ایک سسکاری جدا ہوئی۔ ایک دن سب کچھ ختم ہو جانا ہے زاہدہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے اور ملنگی جیسے انسان اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ انور جٹ کو جب پتہ چلا کہ اس سارے فتنے میں زاہدہ نے مرکزی کردار ادا کیا ہے تو اس نے طیش میں آ کر اسی وقت اسے طلاق دے دی۔ زاہدہ ملنگی کے ساتھ شریک جرم ہونے کا اقرار کر چکی تھی، لہٰذا میں نے اس کے خلاف چالان تیار کر کے اس کو حوالہ عدالت کر دیا۔